है क्लास उसी टाइम पे होगी करंट अफेयर्स की, उसकी स्टार्टिंग की। चलिए पहला क्वेश्चन आंसर आपको बताना है कि अभी अभी मध्य प्रदेश के नए गवर्नर अपॉइंट कर दिए गए हैं। ठीक है, अभी तक क्या था कि आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की जो कि गवर्नर है, वो मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज उनके पास था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये चीज बताते हैं कि भाई कौन से स्टेट में गवर्नर जो है वो कब तक रहने वाला है, मतलब उन्हीं के प्रॉफिट में वो काम करते हैं, है ना गवर्नर्स। तो अब आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के नए गवर्नर कौन बन गए। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर आ रही है। तो बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा अभी। अच्छा, एक चीज मैं आपको और क्लियर करता हूँ, जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, ये चीज हम लोग पढ़ रहे हैं 28 और 29 जो जुलाई है उसके करंट अफेयर्स, यानी कि आज के और कल के। ठीक है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि फ्रॉम 1 अगस्त, यानी कि अभी तो हमने स्टार्ट कर भी दिया, इवन 28-29 तो हम कवर कर भी रहे हैं, उसके बाद फिर 31 भी कवर हो जाएगा, 30-31, फिर 1 तारीख से हम कोशिश ये करेंगे कि डेली करंट अफेयर्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, कुछ ऐसा दिमाग में चल रहा है अपने। और जो मैंने आपको शायद पीडीएफ भी भेजे थे, अगर आपको देखा हो आपने, तो एक इमेज फॉर्म में मैंने भेजी थी 23 जुलाई के जितने क्वेश्चंस थे, है ना, यानी कि जो लास्ट वाली पीडीएफ आपने करंट अफेयर्स की करी है उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन अगर आप साथ में नहीं लिख पाए हो तो आपको वो नोट्स दे दिए गए थे, उस नोट्स से आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो, नहीं तो उन्हीं से पढ़ लीजिए। ठीक है ना, चलिए आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आनंदीबेन पटेल, जो अभी तक एडिशनल चार्जेस थे इनके पास, लेकिन अब ये परमानेंट बना दी गई है गवर्नर मध्य प्रदेश की। ठीक है, हो सकता है कि आगे जाके क्योंकि काम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यूपी भी एक बहुत बड़ा स्टेट है और एमपी भी एक बहुत बड़ा स्टेट है, तो ऐसे में एक पर्सन के लिए दोनों तरफ के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालना जो है वो काफी मुश्किल का काम होता है। लेकिन हो सकता है कि आगे चल के एक नया पर्सन जो है वो अपॉइंट कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल के लिए परमानेंट कर दी गई है आनंदीबेन पटेल बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्योंकि हम आनंदीबेन पटेल की बात कर रहे हैं तो ये तो चलो यूपी की हो गई। अब आप मुझे ये बता दीजिए, ये आरिफ मोहम्मद खान ये कहाँ के होंगे? आरिफ मोहम्मद खान ये कहाँ के गवर्नर हैं? ठीक है, याद रहेगा, ये केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और इसके अलावा बंडारू दत्तात्रेय ये कहाँ पे गवर्नर हैं इस समय पे? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और इसके अलावा सत्यपाल मलिक ये बताइए। राजस्थान। नहीं, वो तो कलराज मिश्रा हैं, गोवा की। गोवा के। ठीक है, तो याद रखिए गोवा के हैं आपके सत्यपाल मलिक। ओके, तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको 5 गवर्नर मिल गए। ठीक है ना, आनंदीबेन पटेल तो 2 स्टेट्स की हो गई और ये 3 आपको अभी याद हो गए। ठीक है, और अभी आपने कलराज मिश्रा की बात करी थी तो वो कहाँ के हैं? राजस्थान। ठीक है, अब क्योंकि हम एमपी की बात कर रहे हैं तो एमपी के बारे में बहुत सारी चीजें होती है ना, जैसे हमने बात करी हुई कि एमपी के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के बन गए मुख्यमंत्री। और गवर्नर अब आपको पता है आनंदीबेन पटेल है। म्यूट कर लीजिए प्लीज। अच्छा, अब क्वेश्चन एक आता है कि इंदिरा सागर डैम, नाम सुना आपने? इंदिरा सागर डैम ये कहाँ पर आपको मिलेगा? तो इंदिरा सागर जो डैम है ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये कौन सी रिवर पे है? तो याद रखेंगे कि ये नर्मदा रिवर पे है। ओके, तो नर्मदा रिवर पे इंदिरा सागर डैम ये पूछा जाता क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप देखो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट एक सम्मान देती है, एक पुरस्कार देती है, उसका नाम है कालिदास सम्मान। नाम सुना होगा आपने कई बार कि कालिदास सम्मान जो है 2019 का किसको दिया गया, 18 का किसको दिया गया, है ना। तो ऐसे ही एक आपने सुना होगा ज्ञानपीठ अवार्ड, है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। यस सर। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे दिया जाता है? तो ऐसे क्वेश्चन ये है कि कालिदास जो सम्मान है वो कौन सी गवर्नमेंट देती है, यानी कि कौन सा स्टेट देता है? तो वो मध्य प्रदेश देता है। ठीक है, और याद रखिएगा कौन सी फील्ड में देता है? तो आर्ट एंड कल्चर, आर्ट और कल्चर के फील्ड में कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट देती है। ठीक, इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए ऑल ओवर इंडिया में किस स्टेट के पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया है ना, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर अगर कोई एरिया आपसे पूछे तो वो आपका मध्य प्रदेश। हाँ जी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, यानी कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट आपको यहाँ मिलेंगे। इसके अलावा आपने एक बहुत ही फेमस टेम्पल भी सुना होगा,
हालांकि बेसिकली ये केव्स कही जाती हैं खजुराहो की, लेकिन आप इसे टेम्पल्स भी कह सकते हो क्योंकि खजुराहो में बहुत सारी कई सारे आप कह लीजिए पार्ट्स मिलके उनको खजुराहो आप कहते हो, है ना, कोई एक जगह नहीं है खजुराहो। तो खजुराहो की जो केव्स हैं वो भी आपको यहीं पर मिलेंगी, केव्स कह लीजिए, टेम्पल्स कह लीजिए, ओके, मध्य प्रदेश में, राइट। और ये किसने बनवाई है, अगर कोई आपसे पूछे कि खजुराहो के जो मंदिर है या गुफाएं हैं, तो ये चंदेल शासकों ने बनवाई है, ठीक है, चंदेल रूलर्स हुए हैं इंडिया में, तो उन्होंने ये बनवाई, ठीक है। और ये आपको कहाँ मिलेंगी, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अभियान चला था, वो मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम है रोको टोको अभियान, ठीक है। ये अभी रिसेंट का है, अभी कुछ दिन पहले का ही है। तो रोको टोको अभियान ये किस गवर्नमेंट ने चलाया, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने चलाया, ठीक है। और इसमें होगा क्या, देखो आपको समझ में आना है कि रोको और फिर टोको, है ना, ऐसा कुछ है। तो रोको टोको में ये है कि अगर मध्य प्रदेश में पूरे एमपी की बात हो रही है, अगर आप कभी भी निकल जाते हो रोड पे और अगर आपने मास्क नहीं पहना है, तो फिर आपको मास्क के लिए पहले तो आपको रोका जाएगा और फिर आपको मास्क ना पहनने के लिए आपको टोका भी जाएगा। और इतना ही नहीं, आपको अपनी जेब में हर समय 20 रुपए रखने हैं, बिकॉज अगर आप नहीं मास्क पहनेंगे तो तुरंत आपको 20 रुपए का एक मास्क वहां से खरीदना होगा, तभी आपको जाने दिया जाएगा, वरना आपको बिठा लेंगे। समझ में आया? तो इस अभियान का नाम है रोको टोको अभियान, और ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करा। क्लियर हुआ? 20 रुपए में आपको मास्क खरीदना पड़ेगा अगर आपके पास नहीं है, ओके। इसके अलावा इन्होंने अभी कुछ महीनों पहले एक पोर्टल लॉन्च करा है जिसका नाम है इंतजार आपका, ठीक है, इंतजार आपका। तो इंतजार आपका जो पोर्टल है ये भी इन्होंने लॉन्च करा है, और ये क्या है, ये एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, ठीक है, सोशल मीडिया एक एप्लीकेशन होगा जिसका नाम है इंतजार आपका, एप्लीकेशन कह रहा हूँ, पोर्टल, ठीक है। और इसमें क्या है कि जैसे कुछ लोग हैं जो अपने घर में इस समय नहीं है, ठीक है, घर से दूर रह रहे हैं, कहीं फॉरेन में रह रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो रजिस्टर करा सकते हैं इस पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को ये चीज पता लग जाएगी कि भाई फलाना पर्सन है जिसका घर मध्य प्रदेश में और वो आना चाहते हैं, है ना। तो उसके नाम पे इंतजार आपका एक पोर्टल लॉन्च करा गया, ओके। ऐसे ही एक किल कोरोना नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च करा इन्होंने, किल कोरोना, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भी है, जैसे श्रम सिद्धि अभियान था, है ना, रोजगार सेतु योजना है, तो ऐसे कई सारी योजनाएं इन्होंने शुरू करी है। एक और याद कर लो, वो भी इम्पोर्टेंट है, ये शायद आ सकती है, जीवन शक्ति योजना, ठीक है। तो ये भी किसने लॉन्च करी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसमें क्या होगा जीवन शक्ति योजना में, जैसे आपको पता है कि शक्ति कहा जाता है फीमेल को, यानी कि महिलाओं के लिए ये वर्ड यूज करते हैं शक्ति, कि इसमें ये चीज है कि महिलाओं के पास इतनी सक्षमता है कि वो एक जीवन प्रोवाइड करा सकती है। इवन यहाँ पे जीवन की बात किसको लेकर हो रही है, कोविड के चलते ही बात कर रहे हैं ऑफकोर्स हम, कि जो महिलाएं हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, ऐसी महिलाओं को मध्य प्रदेश सरकार जो है वो एम्प्लॉयमेंट देने जा रही है, और कोरोना के चलते इनको मास्क बनाने हैं, ठीक है। और ये अगर मास्क बनाती हैं तो पर मास्क, जितने भी मास्क बनाएंगी उसमें पर मास्क 11 रुपए के हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार इनसे खरीदेगी। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 मास्क बनाए डेली, ठीक है, तो उसमें आपको 11 रुपए पर मास्क, यानी कि 1100 रुपए मध्य प्रदेश सरकार आपको दे देगी। तो इससे क्या हुआ, दो चीजें, पहली चीज तो कोरोना में मास्क जो है वो उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ गई, और दूसरा जो सरकार है उन्होंने फीमेल्स को एम्प्लॉयमेंट देने की भी यहाँ से एक बात कह दी। आगे समझ में? तो इसी को हम बोल रहे हैं जीवन शक्ति योजना। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए यस सर। क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है इंडिया की जिसने अभी अभी एक पोर्टल लॉन्च करा है जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट मार्केट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मार्केट नाम से एक पोर्टल लॉन्च करा है। दिल्ली सर यूपी। यूपी? तो सही आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने अभी अभी एम्प्लॉयमेंट के लिए ये एक लॉन्च करा है पोर्टल जिसका नाम रखा है अरविंद केजरीवाल जी ने, एम्प्लॉयमेंट मार्केट, ठीक है। और इसको लॉन्च करा है जो शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के, मनीष सिसोदिया, उन दोनों ने मिलकर, ठीक है, मतलब केजरीवाल साहब भी और इन्होंने भी। अब ऑब्वियस ही बात है, समझ में तो आ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट मार्केट का मतलब क्या होगा, कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छा खासा, आप कह लो कि एकेडमिक्स के क्वालिफिकेशंस हैं उनके पास, स्टिल उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली कुछ रीजंस की वजह से। तो ऐसे में वो क्या करेंगे, इस पोर्टल के ऊपर अपना पूरा प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अपनी डिटेल्स वगैरह जो भी उनके क्रेडेंशियल्स हैं वो मेंशन करेंगे, और उसके बाद जिसको भी प्राइवेट कंपनी को या सरकारी कंपनी को अगर नीड है तो फिर वो दिल्ली सरकार के थ्रू क्या कर सकती है,
एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे आ सकती है और जिसको हायर करना चाहेगी वो कर सकती है। बेसिकली ऑफ कोर्स ये प्राइवेट सेक्टर के लिए ही होगा, लेकिन इसमें दिल्ली सरकार ने ये बात भी कही है कि अगर दिल्ली गवर्नमेंट को भी इवन जरूरत होगी तो बिना एग्जाम कंडक्ट कराए, ठीक है, अगर उनको लगेगा कि बहुत अच्छे से कोई उनको मिल रही है एम्प्लॉयमेंट तो वो ले लेंगे, है ना। लेकिन उसमें ऑफ कोर्स इंटरव्यू का प्रोसीजर रखा गया, तो ये भी आप ध्यान रखें। ठीक, तो दिल्ली ने ये काम करा हुआ है। अच्छा, दिल्ली के बारे में हमने बहुत सारी बातें पहले करी हैं, कुछ याद है आप लोगों को? दिल्ली के बारे में कुछ बताएंगे? बहुत सारे आपने दिल्ली के बारे में चीजें पढ़ी हैं। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, भले मेरे साथ करिए या फिर खुद करिए, लेकिन जरूरी है, बिकॉज अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर चीजें वैसे ही रहेंगी, तो फिर इस इनिशिएटिव का मतलब ही क्या है ना। बताइए दिल्ली के बारे में आपको कुछ भी पॉइंट्स पता हो, और सब लोग अगर डिफरेंट डिफरेंट बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। सर सर ऑपरेशन वो अभी 5P प्लान, हाँ जी, ऑपरेशन सिल्ड सर, ऑपरेशन सिल्ड सर, शील्ड। अच्छा, हाँ ऑपरेशन शील्ड, ठीक है, SHIELD, ठीक है, ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार ने चलाया। इसके अलावा अगर सर आपको वो याद हो दिल्ली तो सरकार ने ओखला में प्लांट बनाया था जी ना, हाँ, वेस्ट टू बहुत बढ़िया, एनर्जी, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ऐसे ही बोलिए ना सारे लोग। साउथ ओखला जो MCD के प्लांट है, साथ। ठीक है, ओखला प्लांट लगाया है ना IOCL ने। प्रगति और मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया। जी बहुत बढ़िया, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन हो गया प्रगति मैदान का नाम। और बताइए। एक्सेस फर्स्ट कोरोना है। एशियन गेम्स 1952, फर्स्ट एशियन गेम्स सर 1952 में दिल्ली में हुए ठीक थे। है, 1952 में हुए थे सबसे पहले एशियन गेम्स, दिल्ली में हुए थे। और बताओ। सर दिल्ली सरकार ने 10,000 का बेड बना, मतलब वो जो 10,000 पेशेंट्स के लिए बेड बनाया है, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर। कोविड केयर सेंटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बताइए। यमुना केबल एक्सटेंशन ब्रिज फर्स्ट ब्रिज है। जी, यमुना जो फर्स्ट 165 केबल मीटर। एक्सटेंशन ब्रिज है, नमस्ते की शेप है उसकी, है ना। यस सर, हाँ जी, और बताइए। 165 मीटर। हम्म, और सर फिरोज शाह कोटला का नाम चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम हो गया। जी बिल्कुल, फिरोज शाह कोटला का नाम चेंज कर दिया गया। हाँ, फर्स्ट प्लाज्मा बैंक वो भी न्यू दिल्ली में है। ठीक है, पहला प्लाज्मा बैंक है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो पौधे लगाओ और पर्यावरण बचाओ एक अभियान शुरू हुआ था, याद है? यस सर। तो उसको भी अगर आपको नहीं याद है तो लिख लो, ठीक है। यहाँ पे प्लांट्स से रिलेटेड एक अभियान शुरू करा गया है कि पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, ठीक है। और ये किसने शुरू करा? तो दिल्ली सरकार ने। अगर आपको याद हो तो 10 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच में ये अभियान जो था वो चला था। इसके अलावा आपको मैंने दो क्रीमेटोरियंस भी बताए थे, है ना। दो मैंने आपको शमशान घाट जो है या आप कह लीजिए जो समाधि स्थल है, दो वो भी मैंने आपको बताए थे। एक तो विजय घाट और एक लाल बहादुर शास्त्री जी और विजय घाट राजघाट किसकी थी? गांधी जी। लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी की। और राजघाट हो गई उनकी, ठीक है। गांधी जी। और अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट बताया था मैंने आपको, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं, यानी कि जी नरेंद्र कुमार। जी नरेंद्र कुमार, यस, ठीक है। ये नाम भी आप याद रखो, ये इम्पोर्टेंट है। और आपका जिनका DSSB का एग्जाम होगा उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा ज्यादा। तो जो जी नरेंद्र कुमार हैं, ठीक है, इनको बना दिया गया मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली का बेसिकली, ठीक है। और यहाँ के वो कौन है, गवर्नर कौन है? अनिल बैजल, ठीक है अनिल बैजल। जी। तो ये सारी की सारी चीजें आप ध्यान रखें दिल्ली के बारे में। चलिए, सर जी कुमार नरेंद्र कुमार को क्या बनाया गया है? ये मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए, चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर दिल्ली के, चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त। आयुक्त नहीं कहते, अधिकारी कह लीजिए, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कह लो ज्यादा अच्छा, क्योंकि कमिश्नर तो यार उनके लिए लगाते हैं बेसिकली। आगे बढ़े। यस सर। मेन कौन है आपको पता ना? मेन सुनील अरोड़ा, जो कि पूरे भारत के निर्वाचन अधिकारी हैं। चलिए यस सर। नेक्स्ट, हु हैज डेवलप्ड हैंड बैंड, इसका नाम रखा गया वेली बैंड, ठीक है। वॉन द रेस्ट, आपको बोला जा रहा है कि कौन सा इसमें से ऐसा संस्थान है जिसने अभी अभी एक बैंड बनाया है और ये बैंड आप अपनी रिस्ट में बांध सकते हो। इस बैंड को नाम दिया गया है वेली बैंड, ठीक है। और ये करेगा क्या? तो इसमें ये चीज है कि जैसे आप जानते हो कि इस समय काफी कोरोना चल रहा है,
तो इस संस्थान ने एक बैंड बनाया है जो कि आप रिस्ट पे बांध सकते हो, लाइक अ वॉच है सिंपल ये। और अगर कभी ऐसा कुछ हुआ कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की बात करी जा रही है कि बहुत ज्यादा सोशल आपको डिस्टेंसिंग रखनी जरूरी है, तो ऐसे टाइम पे अगर 2-4 लोग अगर एक साथ जा रहे हो, ग्रुप में जा रहे हो, या अगर नहीं भी जा रहे हो आप इंडिविजुअल हो लेकिन सामने से कुछ लोग आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर 2 गज से ज्यादा दूरी है तो ठीक है, लेकिन अगर 2 गज से कम दूरी है आप दोनों के बीच में, तो ऐसी कंडीशन में ये जो बैंड है इसमें से एक साउंड क्रिएट होगा, या कह लीजिए अलार्म बजने लगेगा, ठीक है ना। तो इसको बनाया है वेली बैंड ने, और जैसे ही वो साउंड आएगी अलार्म की, तो आप अपने आप अलर्ट हो जाओगे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। जी क्या कह रहे हो? आई एम कोझिकोड। ये तो आंसर होगा आपका कोझिकोड, ठीक है, यानी कि जो केरला का है, ठीक है, आई एम कोझिकोड, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। जैसे कि 2 चीजें आपको पता होंगी, है ना, 2-3 संस्थान है ऑल ओवर इंडिया में जो कि बहुत फेमस है। जैसे अगर आईआईटीज की बात करें तो आईआईटीज तो आपने सुना ही होगा, है ना, इंजीनियरिंग के लिए आईआईटीज होती हैं, ऐसे ही मैनेजमेंट के लिए आईआईएम्स होते हैं। हालांकि एक और बहुत बड़ी सूरमा चीज है जिसको बोलते हैं आईआईएससी बैंगलोर। तो ये मान के चलिए कि आईआईएससी बैंगलोर में जिसका एडमिशन होता है वो अपने में ही बहुत बड़ी चीज होती है, तोप होती है, मैं तो ये मानता हूँ। और अगर टेक्निकल फील्ड में गया है वो भी आईआईएससी बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर, तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। इसके अलावा आपने एक मिरांडा हाउस का भी नाम सुना होगा। तो ये कुछ हैं इंस्टीट्यूशंस जो काफी फेमस हैं अपने ऑल ओवर इंडिया के अंदर। चलिए, अच्छा ये कोझिकोड कहाँ मिलेगा आपको? केरल में। आई एम कोझिकोड आपको केरला में मिलेगा। अच्छा मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जिस तरह से ये बैंड आईआईएम बना रहा है, इंडिया में बन रहा है, तो ऐसे ही इटली ने भी एक बैंड बनाया है, सेम बैंड है, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ही बनाया गया है इटली में। उसका नाम बता सकते हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है कि आई फील यू, ये क्या है? तो ये एक रिस्ट बैंड है, ठीक है, इस बैंड का नाम रखा गया है आई फील यू, और ये इटली ने बनाया है, और ये सेम यही काम करेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के चलते इसको बनाया गया है। और अगर आप नहीं मेंटेन करते हो डिस्टेंसिंग, तो ऐसी कंडीशन में ये अलार्म बजेगा और फिर आपको करनी पड़ जाएगी, मतलब आपको अलर्ट एक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आई फील यू, और ये बेसिकली है क्या, ये एक ब्रेसलेट है, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्रेसलेट, ये चीज ध्यान रखो। बैंड नमक क्या है ना, ये ब्रेसलेट है, लेकिन वो ये जो आप देख रहे हो ये बैंड है, ठीक है ना। इसको बनाया किसने है? इसको बनाया आईआईटी ने, और ये आईआईटी ये अपना कोई आईआईटी नहीं है, इसका फुल फॉर्म है इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, लिख लीजिए इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीजें आपको पता होनी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रोसेस है, ठीक है, इसे बोला जा रहा है मैकेडेमाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, इस प्रोग्राम का नाम है मैकेडेमाइजेशन प्रोग्राम, और इसमें बेसिकली रोड्स को इम्प्रूव करने की बात करी जा रही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से किस स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में रोड्स को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू करा गया। ये जो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, ये कल के करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो, 28 और 29 जुलाई के, ठीक है। तो बताइए जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ठीक है, तो सही आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। वैसे भी आपको पता है कि अब तो जम्मू कश्मीर रहा नहीं, ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरीज में इसको डिवाइड कर दिया गया, एक बन गई कौन सी, लद्दाख, और दूसरी कौन सी बन गई? जम्मू, ठीक है। तो कश्मीर नाम की कोई चीज अपने आप कह लो स्टेट के नाम पे या फिर यूनियन टेरिटरी के नाम पे नहीं है, और कश्मीर हाँ बस अब डिस्ट्रिक्ट एक रह गया मात्र। चलिए, तो जब जम्मू कश्मीर है तो ये चीज यहाँ पर आपको समझ में आ गई कि जम्मू कश्मीर के सबसे पहले मुझे ये बताइए गवर्नर कौन बने? सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के। जब ये यूनियन टेरिटरी बन गई तो वहां पे गवर्नर्स ना होके अब लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, ठीक है, जैसे दिल्ली है। गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये जम्मू कश्मीर के सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है। जैसे अपने यहाँ दिल्ली में एलजी कौन है? अनिल बैजल, है ना, तो ये एलजी है यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ऐसे ही यहाँ पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर। चलिए, और अच्छा इसमें होगा क्या कि ये जो गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, इन्होंने ये बोला है कि पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, वहां पर जो भी रोड्स हैं
अगर वो खराब हैं, ठीक है, उनकी हालत अगर बहुत ज्यादा खराब है, तो ऐसे में रोड्स की जो हालत है उसको सुधारा जाएगा, यानी कि रोड्स बनाए जाएंगे। तो रोड्स को बनाए जाने का जो प्रोग्राम है उसी को मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम बोल रहे हैं। आगे समझ में? तो उसमें और कुछ नहीं है, बस रोड्स को आपको बनाना है, ठीक है ना। अच्छा, जम्मू कश्मीर से मैंने आपको एक क्वेश्चन हमेशा बताता हूँ, एक यहाँ पे सुरंग है, एक टनल है, उसका नाम क्या है? चेनानी नाशरी, ठीक है, चेनानी नाशरी ये टनल है, इसका नाम चेंज करा गया है और इसका नाम क्या रखा गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, है ना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक है। बाकी जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत सारी चीजें आप पहले से जानते हैं, और ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज इनको साथ साथ में लिखते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई। 7 जुलाई। तो ये मात्र एक गेस भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है 28 जुलाई की करंट अफेयर हम कर रहे हैं, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा? 28 जुलाई। वैसे जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब हेपेटाइटिस तो आप जानते ही हो, है ना। आपका बेसिकली इसमें कौन सा बॉडी का ऑर्गन डैमेज होता है? लिवर, लिवर आपका डैमेज होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसकी थीम भी है इस बार, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की इस बार 2020 के लिए थीम क्या रखी गई है, वो बता सकते हो? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, बहुत ही सिंपल है, आप याद कर सकते हो। हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, यानी कि हेपेटाइटिस से बचना है, यानी कि जो फ्यूचर है आपका वो हेपेटाइटिस फ्री रहे, ओके। तो ये इसकी इस बार थीम थी। और अगर हेपेटाइटिस है तो हेपेटाइटिस में अगर आपने अच्छे से इलाज वगैरह नहीं करा है तो अल्टीमेटली फिर ये आगे जाके जॉन्डिस में लीड कर जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ। अर्थ साइंस मिनिस्टर, जानते हैं क्या नाम है इनका? हमारे साइंस मिनिस्टर कौन है? अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर सर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। हाँ, तो डॉक्टर हर्षवर्धन आपके हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और ये पोर्टफोलियो भी इनके पास ही, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इन्होंने अभी वेदर के फोरकास्ट के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च करा, यानी कि मौसम की आप जानकारी ले सकते हैं, या फिर मौसम ही किया सर, मौसमी नाम, मौसम की भविष्यवाणी जी, तो इसका नाम भी रख दिया है मौसम। पता है, अगर आप लोगों ने अपने तरफ से भी करंट अफेयर्स पढ़ लिया ना डेली, और जब आप ये रिवीजन करोगे तो फिर आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसका नाम भी रखा है मौसम, ओके, ठीक है। और इसमें है क्या, बेसिकली मैं आपको थोड़ी सी डिटेल से बता देता हूँ कि ये जो मौसम एप्लीकेशन है ये पूरे ऑल ओवर कंट्री में 800 प्लेसेस पे, यानी कि 800 जो प्लेसेस हैं वहां की आपको एकदम वेदर की सटीक जानकारी देगा। और कहीं ना कहीं ये आपको, जैसे किसान वगैरह हैं उनके लिए भी हेल्प करेगा कि भाई कौन से टाइम पे फसल बोनी चाहिए, कौन कब काटनी है ना, इस तरह की कब बारिश हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। और खास बात इसमें एक ये भी है कि दिन में ये आपको पूरे, मतलब दिन में अगर बात करें तो 8 टाइम्स ये आपको अपडेट देगा कि आपके यहाँ का जो वेदर है वो कैसा होने वाला है, ठीक है ना। पूरे दिन में 24 घंटे में हर 3-3 घंटे के गैप पे ये आपको 8 बार अपडेट देगा आपके पर्टिकुलर वेदर के बारे में जो आपके प्लेस का है। चलिए सर एक मिनट सर, ये जो मेघ संदेश था अभी पीछे वो शायद उड़ीसा का था ना, आपने बताया था जी। अगर हम बात करते हैं मेघ संदेश की तो ये बेंगलुरु ने लॉन्च करा, उड़ीसा ने, ठीक है, ओके सर। बेंगलुरु है। चलो आपने मेघ संदेश पूछा है तो बेंगलुरु लिख दीजिए। और ये भी क्या है कि कर्नाटक सरकार ने ऑफ कोर्स वेदर की फोरकास्टिंग के लिए ही मेघ संदेश बनाया था, और वो बैंगलोर है, उड़ीसा नहीं। ऐसे ही एक आई फ्लोज आप देख रहे हो, तो आई फ्लोज कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, और महाराष्ट्र में भी मुंबई। और ये लेकिन मौसम का नहीं है, ये पता है क्या है? ये फ्लड से रिलेटेड है, यानी कि आपको फ्लड की चेतावनी देने के लिए, बाढ़ की चेतावनी देने के लिए आई फ्लोज नाम का एक एप्लीकेशन मुंबई ने लॉन्च करा है, ठीक है, मुंबई में लॉन्च करा गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अभी अभी एक डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, ठीक है, और ये डिस्क्वालिफिकेशन क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पता होगा कि 2018 में एशियन गेम्स खेले गए थे, और कहाँ खेले गए थे याद है? जकार्ता। कहाँ पर है? अबू धाबी, इंडोनेशिया। अबू धाबी नहीं, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की कैपिटल थी उस टाइम पे जकार्ता, लेकिन आज इंडोनेशिया की कैपिटल चेंज हो चुकी है, आप जानते हैं, है ना। उस पर अभी बाद में आते हैं। फिलहाल बस ये समझो
कि इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियन गेम्स हुए थे। ये वही एशियन गेम्स हैं जो आपके यहाँ पे दिल्ली में सबसे पहली बार 1952 में हुए, ठीक है ना। और ये 2018 में हुए थे इंडोनेशिया में जकार्ता में। तो वहां पर क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर इवेंट होता है जिसको बोलते हैं 4x400 मिक्स्ड रिले। ये 4 लोगों की टीम होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, इस इवेंट में पार्टिसिपेट करती है। रिले आप जानते हो ना कि वो भागेंगे और उसके बाद क्या करते हैं, वो फ्लैग अपने दूसरे वाले पार्टनर को दे देते हैं, फिर वो रुक के फिर वो दूसरा वाला भागता है। तो ऐसे 4 लोग भागते हैं, ठीक है, ये रिले होती है बेसिकली। तो इसमें क्या हुआ कि ये फीमेल्स की टीम थी, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें ये हुआ कि जब ये इवेंट हैपन हुआ, यानी कि जब ये इवेंट वहां पर हुआ जकार्ता में, तो अपनी जो टीम है ना, इंडियन फीमेल टीम, ये 400 मीटर रिले वाली, वो हार गई। हार गई किससे हार गई, तो आपको बताना है कि वो कौन सा कंट्री है। तो मैं आपको बताता हूँ, उस कंट्री का नाम था बहरीन। तो बहरीन से इंडियन टीम हार गई, है ना। लेकिन अगर हम देखें तो बहरीन को मिला गोल्ड मेडल, और इंडियन टीम क्योंकि बहरीन से हारी तो हमें मिला था सिल्वर मेडल। समझ में आ रहा है। तो इंडियन टीम को मिला सिल्वर मेडल। लेकिन क्या हुआ कि अभी कुछ टाइम पहले जो एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसने ये बोला कि बहरीन की जो वो टीम थी, उसमें एक प्लेयर है जिसने डोपिंग करी। डोपिंग का मतलब अनवांटेड जो मेडिसिन कुछ होती है स्टेरॉइड्स सर। वगैरह होते हैं, या मेडिसिन वगैरह हैं, वो उन्होंने लिए, ड्रग्स वगैरह उन्होंने ऐसे लिए जो उनकी कहीं ना कहीं बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उस प्लेयर को, ठीक है ना। तो जब प्लेयर डिस्क्वालीफाई हो गया, तो क्योंकि एक टीम इवेंट था, तो ऑफ कोर्स वो इवेंट को भी रद्द करना पड़ा। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो बहरीन का जो गोल्ड मेडल है, वो प्रमोट करके बहरीन से छीन कर इंडिया को दे दिया गया। तो अब इंडिया के पास सिल्वर मेडल नहीं है, बल्कि अब इंडिया को क्या मिल गया, गोल्ड मेडल। तो पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो ऑफ कोर्स आंसर भी आपका क्या होगा, बहरीन होगा। तो ये जो रजत मेडल है, रजत मेडल, ये आपका इंडिया का इंप्रूव हो गया। और जिसको ब्रॉन्ज मिला था, ब्रॉन्ज वाले को क्या दे दिया जाएगा, सिल्वर दे दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि हम अपने कंट्री की बात कर रहे हैं, तो हमें सिल्वर मिला था, अब हमें गोल्ड मिलेगा। पॉइंट क्लियर है। यस सर। तो आंसर होगा आपका Yes, ऑप्शन sir. नंबर ए, दैट इज बहरीन, ठीक है। तो बहरीन से गोल्ड मेडल छीना गया है और वो दे दिया गया है इंडिया को। और ऐसा बहुत बार हो चुका है, मतलब ये पहली बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन ये होता रहता है, क्योंकि प्लेयर जो हैं वो ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में ये डोपिंग करते रहते हैं, और जब करते हैं तो फिर भुगतते हैं फिर आगे जाके, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा अगर आप बहरीन की बताओ, तो बहरीन में कैपिटल क्या है यहाँ की, बहरीन की? मनामा। सर बोर्नियो। बोर्नियो? अरे वो तो वो है, क्या नाम है, इंडोनेशिया की मनामा है सर, मनामा। मनामा है, मनामा है, सॉरी, MANAMA, मनामा, ठीक है, मनामा लिख गया हुआ, ठीक है। मनामा जो है वो क्या है, कैपिटल है बहरीन की, ठीक है। और यहाँ पे चलता क्या, करेंसी ध्यान रख लीजिए, करेंसी यहाँ की दिनार है, दिनार है, ठीक है। अच्छा, अभी जो आप बोल रहे थे ना बोर्नियो, वो कहाँ की है? सर वो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के। सर मैं सोचा आप इंडोनेशिया की? इंडोनेशिया पूछ रहे हो। नहीं, मैं इसकी पूछ रहा था। तो इंडोनेशिया की बहरीन अब नई की कैपिटल बन गई बोर्नियो, ठीक है ना। बोर्नियो। अच्छा, ये बता सकते हो कि अगले एशियन गेम्स कहाँ पर होंगे? चलो, आपने ओलंपिक्स पढ़ा है और रिवीजन करते हैं। ओलंपिक्स अगर हम बात करें समर ओलंपिक्स की, तो समर ओलंपिक्स में अगला एडिशन कब होने वाला है? 2021 में। कहाँ पर होगा? टोक्यो। जापान। टोक्यो में होगा, वो भी टोक्यो जापान में, ठीक है। उसके बाद 2024 वाला कहाँ होगा? फ्रांस। फ्रांस। पेरिस। पेरिस में पेरिस। होगा। इसके बाद 2028 वाला कहाँ होगा? लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस, यूएसए। अमेरिका। बहुत बढ़िया। चलो, अब बात कर लेते हैं जरा विंटर ओलंपिक्स की भी। विंटर ओलंपिक्स कब होंगे? 22 में। कहाँ पर होंगे? चाइना। चाइना में होंगे, ठीक है। और इसके अलावा 2026 के कहाँ होंगे? इटली। इटली मिलान। में होंगे, ठीक है, मिलान और कोर्टो, ठीक है, कोर्टो और मिलान। चलिए, अब एशियन गेम्स बता दीजिए जल्दी से। एशियन गेम्स अगले कहाँ होंगे, 2022 वाले? शायद वो भी चाइना में है। वो भी कहाँ पर होंगे? चाइना में होंगे, ठीक है। एक चाइना का प्रोविंस है, उसका नाम है होंगजो, नाम लिख देता हूँ, HANGZHOO, ठीक है। तो होंगजू में होंगे, चाइना में होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो 2026 वाले होंगे एशियन गेम्स, वो कहाँ होंगे आपके? जापान, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए। अच्छा, ये भी बता दो, चलो अगर हम ये भी पढ़ रहे हैं तो कॉमनवेल्थ भी बता दो। कॉमनवेल्थ कब हुए थे लास्ट? याद रखो, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स साथ साथ होते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स कब हुए होंगे? 2018 में हुए होंगे। लेकिन 2018 में कॉमनवेल्थ जो हुए वो कहाँ पर हुए थे, याद है आपको? ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है।
गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट में हुए थे, ठीक है। और 2022 वाले कहाँ हो जाएंगे? सही है, ये होंगे यूनाइटेड किंगडम में। यूके में। यूके में भी कहाँ? बर्मिंघम, ठीक है, बर्मिंघम में होंगे यूनाइटेड किंगडम 2022। तो ये याद रखिए, आपको बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चंस बता दिए गए, ठीक है ना। चलो, कतर की कैपिटल क्या है? दोहा, है ना। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा और यूएसए तो आप जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए। कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अभी अभी एक स्कीम लॉन्च करी है, इसका नाम है रुक जाना नहीं। रुक जाना नहीं स्कीम लॉन्च करी है, किसने करी है बताइए। आंसर होगा बताइए, बिहार। चीटिंग कर लो। नहीं, मध्य प्रदेश, ठीक है। आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी अभी बोला है, किसको बोला है? तो वहां के जो बच्चे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं, उनको बोला है कि बेटा कोई बात नहीं, अगर आप 10th और 12th में बोर्ड के एग्जाम्स में अगर आप पास नहीं हो पाए हैं तो कोई नहीं, आपको एक मौका और दिया जाएगा, रुकना नहीं है, ठीक है, रुकना नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रुक जाना नहीं किसने लॉन्च करा, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है, और ये स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च करा गया है। मध्य प्रदेश जो बोर्ड के हैं या फिर आप कह लीजिए जो सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चे हैं जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तीनों बोर्ड की बेसिकली बात हो रही है। तो वहां पर अगर आप फेल हो गए हैं तो दोबारा से एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे, और आप उसमें मेहनत करिए और अपना जो पासिंग मार्क्स है वो अपने लेकर आइए, ठीक है। समझ में आ गया ना? हेलो, यस सर। ठीक, तो रुक जाना नहीं ये स्कीम है मध्य प्रदेश सरकार की। चलिए, अभी अभी एक योजना शुरू करी गई है जिसका नाम है कुम्हार शक्तिकरण योजना, और इसे लॉन्च करा है आपके जो गृह मंत्री हैं उन्होंने, ठीक है, अमित शाह जी ने। तो आपको बताना है कि ये जो कुम्हार शक्तिकरण योजना है इसका मतलब क्या है। वैसे तो आंसर तो आपको पता लग गया कि अमित शाह ने करी है। योजना के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि कुम्हार ना एक जाति बताई गई है ना। एक बताया गया कि कुम्हार, जैसे आपने सुना होगा गडरिया होते हैं, कुम्हार होते हैं, तो ऐसे कुम्हार एक पर्टिकुलर जाति है। तो ऐसे लोग जो हैं ये बेसिकली बिहार में आपको, यूपी में आपको ये लोग मिलेंगे बेसिकली। तो इनके ना इनकी जाति का उद्धार करना, यानी कि इनको एम्प्लॉयमेंट भी देनी है, इनको समाज में एक अच्छा दर्जा दिलाना है, तो उसके लिए ये प्रोग्राम शुरू करा गया था। और इसमें इनको इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील जो है वो दिए गए हैं, ठीक है, ताकि ये इसका यूज कर पाए और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील के थ्रू। तो अब आपको पता तो लग गया कि अमित शाह इसका आंसर है, ठीक है। बाकी कुछ और आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ से। और अगर ये पूछे कि अमित शाह ने ये कहाँ पर लॉन्च करा, तो याद रखेंगे कि ये गांधीनगर में इसको लॉन्च करा, ठीक है। ये योजना जो है गुजरात गांधीनगर में लॉन्च करी गई है, और सभी के लिए, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल स्कीम है तो सभी के लिए होगी, ठीक है। ये कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, एचआरडी मिनिस्टर। चलिए सर आपको एचआरडी बहुत मिनिस्ट्री अच्छी का नाम चेंज कर दिया ना आज, शिक्षा शिक्षा मंत्रालय। मंत्रालय, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। आज के बाद से अब आपका एचआरडी मिनिस्टर ही नहीं है, यानी कि अब एचआरडी मिनिस्ट्री के बारे में अब आप नहीं सुनोगे, उसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये अब जब भी हम कल ये क्वेश्चन करेंगे तो ऑफ कोर्स ये हम इंक्लूड करेंगे कि एचआरडी मिनिस्ट्री का नया नाम क्या है, तो शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा जल मंत्रालय था, तो जल मंत्रालय का नाम चेंज करा गया, और क्या करा गया था? जल शक्ति मंत्रालय, याद है? आज हम जल शक्ति मंत्रालय बोलते हैं, है ना। और ऐसे ही एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और मिनिस्टर आप जानते ही हैं कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। हरिद्वार इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, हरिद्वार से ये खड़े होते हैं। प्रहलाद जोशी कौन है? सर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर है। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, तो ऐसा तो कोई पोर्टफोलियो नहीं कहते। पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स ठीक है, मैंने नाम तो सुना, बट पोर्टफोलियो तो नहीं होता ऐसा कोई। ये बेसिकली कोल मिनिस्टर है, ठीक है। ये हमारे कोयला मंत्री हैं, कौन? प्रहलाद जोशी। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है धारवाड़, और वो भी कर्नाटक, ठीक है, धारवाड़ कर्नाटक। ये कभी कभी ना कुछ पेपर्स में देखा गया है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछ लेते हैं कि उनकी जो लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है उसका नाम क्या है, ठीक है ना। तो प्रहलाद जोशी आपके धारवाड़ से खड़े होते हैं, और ये कहाँ पर आपको मिलेगी? कर्नाटक में मिलेगी, ठीक है। अच्छा, नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? ये आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर,
ठीक है, यानी कि आपके कृषि मंत्री हैं ये, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं ये, ठीक है। और सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर। अभी भी हो रही है क्या? ऑडिबल नाउ? यस सर। सर Yes, एक बार sir. रिपीट कर दो दोबारा। सर एक Just a बार minute, दोबारा just- बता दो। जस्ट अ मिनट, एक बार मैं ना अपना कनेक्शन देख लूं। जी चलिए, हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं ये आपके एचआरडी मिनिस्टर हैं, लेकिन अब एचआरडी मिनिस्टर ही नाम से अब कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं होगा, इस डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, ठीक है। और ये कल के करंट अफेयर्स में वाकई पढ़ोगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें प्रहलाद जोशी, तो ये कौन थे? प्रहलाद जोशी आपके कोल मिनिस्टर यानी कि कोयला मंत्री हैं, ठीक है। ऊर्जा और कोयला मंत्री जो है वो यही हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है धारवाड़, यानी कि किस जगह से खड़े होते हैं लोकसभा के लिए, तो धारवाड़ से खड़े होते हैं। धारवाड़ आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ठीक है। और ये जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं ये आपके हरिद्वार से खड़े होते हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हरिद्वार है। और फिर हमने बात करी थी आपके अमित शाह कौन है? आपके गृह मंत्री है ना। यस सर। अमित शाह कहाँ से खड़े होते हैं? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? गुजरात, गांधीनगर। हाँ, गांधीनगर से खड़े होते हैं ये। और नरेंद्र सिंह तोमर जो है ये आपके एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं, यानी कि कृषि मंत्री हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी मुरैना, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के मुरैना से खड़े होते हैं। अभी क्लियर है सभी को? बोलिए। यस सर। चलिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी याद कर लीजिए, गिनती के ज्यादा नहीं। ऐसा बोला जाता है कि भाई आपका जो भी कैबिनेट है ना, उसमें जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं, उनके मिनिस्टर्स और उनके मिनिस्टर्स की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो याद कर लीजिए। मुझे भी बहुत हेल्प मिलती है, मैं भी पता आपके साथ बहुत सारी चीजें मुझे भी सीखने को मिल रही हैं, और मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी याद कर रहा हूँ। चलिए, अभी अभी क्या हुआ कि तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनका निधन हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उनका नाम क्या है, क्योंकि राष्ट्रपति का निधन हुआ है तो ऑफ कोर्स ये ओबिचुरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बताइए क्या नाम होगा? अगर आपको पता है तो इसमें से 3 नाम मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। सबसे पहले वाला जो करंट अफेयर हुआ था, सब बी है क्या आंसर? बी सर, एमादुगन कुलिबली। नहीं, एमादगोन कुलिबली ये तो नहीं है। इवन ये वाला नाम तो आप पहले पढ़ चुके हो। ये आइवरी कोस्ट के हैं, इनकी डेथ हुई थी, और ये आइवरी कोस्ट के प्रेसिडेंट थे। आप तो तंजानिया के प्रेसिडेंट की बात कर रहे हो ना। फर्स्ट बेंजामिन उमकापा, ठीक है। तो ये जो है इनकी डेथ हुई है, और ये तंजानिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति थे, ठीक। उसके बाद ये जो आप सेकंड वाला कह रहे हो, तो सेकंड वाले में हमने आपको बताया कि ये आइवरी कोस्ट के थे। आइवरी कोस्ट एक कंट्री है, ठीक है। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति हैं, इनका भी निधन हो गया था। इसके अलावा ये कौन है? गुडनी जोहानसन्स। ये कहाँ के बने हैं? अभी ये रिसेंटली अभी भी बने हैं, आइसलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। आइसलैंड के न्यू, ठीक है, राष्ट्रपति नहीं, प्राइम मिनिस्टर। री-इलेक्ट हुए हैं ना? हाँ, ये न्यूली इलेक्ट हैं, प्रेसिडेंट, सॉरी, ठीक है, ये न्यूली इलेक्टेड हैं। देखो फर्स्ट ए और बी जो है ना, ये दोनों डेथ हो चुकी है इनकी, ये ओबिचुरीज में आ गए। लेकिन ये जो आप सेकंड और फोर्थ, सॉरी थर्ड और फोर्थ देख रहे हो ना, ये भी रिसेंट अपॉइंटमेंट है, ठीक है। तो आइसलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं कौन? गुडनी जोहानसन्स। और इसके अलावा माइकल मार्टिन की बात करें तो ये कौन है बताइए? ये आइसलैंड के बने हैं, सॉरी ये आयरलैंड के बने, आयरलैंड के ये पीएम बने, याद रखो, राष्ट्रपति नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन प्रेसिडेंट है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, वो है प्रेसिडेंट है या फिर प्राइम मिनिस्टर है। चलिए, क्लियर हो गया? अच्छा ये बता दो, तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोमा। ठीक है, तो याद रखो तंजानिया की कैपिटल इज डोडोमा। ये किसने आंसर किया था? गुंजन। गुंजन जी, आपके कंसेप्ट्स काफी क्लियर हैं, मैं देखता हूँ आप कई बार रिस्पॉन्स करते हो जी। अच्छा, यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है शिलिंग, ठीक है। तो शिलिंग यहाँ की करेंसी है, डोडोमा यहाँ की क्या है? कैपिटल। क्लियर हो गया? शिलिंग तो पाउंड का हिस्सा होता है ना, 5वां हिस्सा। क्या? शिलिंग जो है वो 5वां हिस्सा है पाउंड का। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो अब जैसे आप देखो क्या नाम है उसका, फ्रैंक,
फ्रैंक होता है और एक होता है सी से उसको बोलते हैं, अगर मैं लंदन की बात करूं मतलब इंग्लैंड में, तो वहां पे फ्रैंक चलता है और सेंट। सेंट जैसे अपने यहाँ रुपया है और पैसा है, तो वहां पे फ्रैंक और सेंट होता है, समझ रहे हो? सेंट क्या है? फ्रैंक का ही छोटा रूप है और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही शीलिंग आप छोटा, वो वाला छोटा रूप है पाउंड का। लेकिन जब आप सर्च करोगे ना तो आपको तंजानियन पाउंड शीलिंग पूरा दिखाएगा, ठीक है? अच्छा, तंजानिया की बात हो रही है तो मैंने आपको पता नहीं कभी पढ़ाया कि नहीं पढ़ा होगा, ऑफ कोर्स, या आप कुछ जानते होंगे। तंजानिया में एक माउंट है, वोल्केनिक माउंटेन, किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो, ठीक है? वो यहीं का है, तंजानिया का, साउथ अफ्रीकन कंट्री है और वोल्केनिक है वो, याद रखो। जैसे माउंटेन्स आपको पढ़ाए हैं ना, फोल्डेड हो सकते हैं, ब्लॉक हो सकते हैं, है ना, रेसिडुअल हो सकते हैं, वोल्केनिक हो सकते हैं। तो माउंट किलिमंजारो एक वोल्केनिक है। जैसे माउंट फ्यूजियामा जापान का था, है ना, माउंट एटना जो है वो आपके इटली में है ना? तो ऐसे ये चीज ध्यान रखो, माउंट किलिमंजारो तंजानिया। नेक्स्ट बताइए। और जो वो था वो सिसिली में है, माउंट एटना इटली में, सिसिली में। Which country has given the medical aid of $1 million to India? एक मिनट, फिर मालदीव। मालदीव सर। मिनट को टू इंडिया नहीं है, बाई इंडिया होगा ये। इंडिया बाय नहीं इंडिया है, दिया। हाँ बाय बाय इंडिया। इंडिया इंडिया है को नहीं सर, मिला, इंडिया ने मालदीव दिया से। है। हाँ, ये Yes, sir, इंडिया ने मालदीव। दिया, तो यहाँ टू इंडिया नहीं होगा, हिंदी में पढ़ लीजिए, सही है। भारत ने किस देश को $1 मिलियन की अभी अभी चिकित्सा सहायता दी है? बताइए। मालदीव्स। मालदीव्स। मालदीव मालदीव्स, सर। पक्का? यस। और कोई आंसर नहीं हो सकता, लाइक साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, श्रीलंका, ऐसा कुछ? नहीं। तो श्रीलंका और मालदीव्स में से कुछ एक होगा, पर मालदीव कंफर्म है क्योंकि न्यूज में भी आया मालदीव था। है सर, न्यूज में है। पक्का इसी के लिए आया था? चलिए, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉर्थ कोरिया। तो ना तो मालदीव्स है, ना तो श्रीलंका है, और ना ही साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया को हेल्प दी है। और भी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, नॉर्थ कोरिया के साथ जल्दी कोई अपने रिश्ते रखना नहीं चाहता, बिकॉज आप जानते हैं कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं बहुत ही थोड़े अजीबो गरीब कह लीजिए मिजाज के हैं ये, है ना? नाम पता है ना आपको नॉर्थ कोरिया के? तानाशाह, क्या नाम है इनका? सर किम करके है सर, किम किम जोंग उन, ठीक है, किम जोंग उन यहाँ के, मैं लिख देता हूँ, किम जोंग उन, ठीक है, ये है। और ये भी लोन हमने मतलब इसलिए दिया, मतलब ये मेडिकल सर्विसेज इसलिए दी हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया में ना टीबी बहुत होती है। कोरोना के तो पेशेंट्स यहाँ फिर कम है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस जो है, टीबी, उसके बहुत ज्यादा यहाँ पे पेशेंट्स होते हैं। तो इसीलिए WHO ने इंडिया से रिक्वेस्ट करी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया से रिक्वेस्ट करी कि आप टीबी फ्री हैं, आपके पास अच्छा खासा एक्सपोजर है मेडिकल फील्ड में, तो आप क्या करेंगे, आप नॉर्थ कोरिया को $1 मिलियन की चिकित्सा यानी कि मेडिकल जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराएंगे। तो सिर्फ क्योंकि WHO बीच में इन्वॉल्व था इसलिए इंडिया ने ये काम करा है। अगर डायरेक्टली नॉर्थ कोरिया इंडिया से मांगता तो ऑफकोर्स शायद हम मना कर देते। समझ में आ रहा है आपको? तो क्लियर हो गया ना कि क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बीच में है और WHO एक बहुत ही नामी संस्था है, आप जानते हैं। हेड कौन है WHO के? प्रेजेंट बताइए, WHO के हेड कौन है? इतनी देर में तो सर्च हो जाता है। सर टेड्रोस है ना लास्ट नेम है किसका? टेड्रोस एडहेनम, ठीक है। अच्छा ये बताइए, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? योंगयांग। प्योंगयांग, ठीक है, तो प्योंगयांग ये याद रखो। और साउथ कोरिया की क्या थी? साउथ कोरिया की सियोल थी, है ना। प्योंगयांग यहाँ की हो गई। अच्छा, नॉर्थ कोरिया में चलता क्या है? तो यहाँ पे नॉर्थ कोरियन वोन चलता है। साउथ कोरिया में साउथ कोरियन वोन, और यहाँ पे नॉर्थ कोरियन वोन। और एक मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है कि कौन सी लाइन है जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करती है? 38 पैरेलल लाइन। 38 पैरेलल लाइन, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। और 49th किसको अलग करती थी? अमेरिका और अमेरिका। जी, अमेरिका और कनाडा को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन करिए। Which countries consulate was closed in चेंगडू सिटी ऑफ चाइना? मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। चेंगडू एक शहर है चाइना का, इसने अभी अभी अपने यहाँ पर एक कह लीजिए दूतावास था, इस देश का वाणिज्यिक दूतावास, इसको बंद कर दिया। यूएसए। हाँ, यूएसए, ठीक है ना।
और मैं आपको बताता हूँ ये दुश्मनी में हुआ है, और ये टिट फॉर टैट कहते हैं ना, ये वो वाली चीज हुई है। अमेरिका ने बंद किया है सर। हाँ, अमेरिका ने बंद करा था इनका और चाइना ने बंद कर दिया इनका, ठीक है। तो ये चीज है। और अमेरिका में कहाँ पर बंद हुआ था? अमेरिका में एक टेक्सास में। टेक्सास, हाँ टेक्सास पड़ता है, तो टेक्सास में बंद हो गया, ठीक है। वो चाइना का था, तो टेक्सास में इन्होंने बंद कर दिया अमेरिका वालों ने, और चाइना ने यहाँ पे चेंगडू में कर दिया। तो ये चीज आप ध्यान रखो बस, और ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, अमेरिका के बारे में एक दो बात कर लेते हैं। तिब्बत में है ये चेंगडू, तिब्बत के पास। ओके, ये आइडिया नहीं था मुझे, थैंक यू मेरे ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। क्या नाम है आपका? सर गुंजन। आपकी आवाज हुई, मैं पहचान नहीं पाया, चलो कोई नहीं। अगर हम बात करें यूएसए की, तो मुझे बताइए यूएसए में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रेसिडेंट कौन है यूएसए के? डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प, यस सर। मुझे ये बताइए कौन से नंबर के हैं, ये तो सबको पता है, कौन से नंबर के हैं ये बताइए। डोनाल्ड ट्रम्प इज द पोटस, पता है मुझे, लेकिन कौन से नंबर के पोटस हैं ये बताइए, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प जो है आपके, वो 45th पोटस हैं, और आपको पता है कि रिपब्लिकन पार्टी के हैं, अभी नवंबर में चुनाव होने वाले हैं यहाँ पे, और अब देखिए कौन जीतता है, ठीक। तो ये 45th पोटस हैं अमेरिका के, ओके। और मैंने आपको ये भी चीज बताई है कि 1746 याद है, 1746 में अमेरिका ने आजाद हुआ था ब्रिटेन से, और ये 1746 से ही अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते आए हैं। और अभी जुलाई में था इनका इंडिपेंडेंस डे, कौन से जुलाई को पता है आपको? सर 4 जुलाई। 4 जुलाई को मनाते हैं। इवन मैंने आपको परसों वाली स्लाइड में दिखाया भी था, है ना। तो 4 जुलाई 1746 में ब्रिटेन का गुलाम था एक समय पे अमेरिका, और फिर ये आजाद हो गए, और हमें कम से कम लगभग आप कह लीजिए 200 साल और लग गए आजाद होते होते। इसके अलावा इनकी वाइफ का नाम बहुत बार पूछा जाता है, और इनकी बेटी का नाम बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। जब ये बने थे तब तो काफी ज्यादा एग्जाम में ये चल रहे थे। वाइफ का नाम क्या है? मेलानिया ट्रम्प, ठीक है। और मेलानिया ट्रम्प इसलिए न्यूज में थी क्योंकि अभी अभी इनके ऊपर, मतलब अभी क्या, लास्ट ईयर इनके ऊपर एक किताब लिखी गई थी, उसका नाम था द आर्ट ऑफ हर डील। ये भी आप याद कर सकते हो कि द आर्ट ऑफ हर डील, ये बुक किसके ऊपर लिखी गई है? ठीक है, तो मेलानिया ट्रम्प के ऊपर लिखी गई है। और इनकी बेटी का नाम क्या है? इवांका ट्रम्प, ठीक है। इवांका ट्रम्प। द आर्ट ऑफ हर डील, अगर पूरा लिखना है तो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प, ये इनकी पूरी बुक का नाम है, ठीक है। और ये इन्होंने नहीं लिखी, ये किसने लिखी है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम था, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि ये बुक किसने लिखी है, तो ये मैरी जॉर्डन ने लिखी है, ठीक है। मैरी जॉर्डन ये राइटर हैं, और ये मेलानिया ट्रम्प के बारे में ये बुक है, उनकी बायोग्राफी है एक तरह से, ठीक है। अमेरिका के साथ हमने अभी अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज भी करी थी, अगर आपको याद हो तो, उसका नाम है पैसेक्स, PASSEX, ठीक है। पैसेक्स है, ये हम अमेरिका के साथ करते हैं। और एक और करते हैं, मालाबार, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज नहीं जापान। हाँ, क्या कह रहे हो? एक और कंट्री होती है सर साथ में इसके। इसमें नहीं, इसमें तो आपका अमेरिका है, इंडिया है, इसके अलावा इसमें जापान होता है, जापान, ठीक है। जापान होता है। 3 कंट्रीज हैं जो कि मालाबार करते हैं। और इवन इतना ही नहीं, अभी अभी क्या हुआ कि जब ये लास्ट टाइम हुई थी ये मालाबार एक्सरसाइज, तो इसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट करा कि आप भी आ जाओ एक बार, इस वाले में आ जाओ, ठीक है। तो मतलब जो अब होने वाली है नेक्स्ट जो होगी, उसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट करा। तो अब इस समय जो अगली वाली होगी वो 4 देश करेंगे, जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया मेंबर नहीं है इस एक्सरसाइज का, बस इंडिया ने इनवाइट करा है, ये भी आप ध्यान रखो, ठीक है। बस इतना इंपॉर्टेंट है चीजें, आगे बढ़ते हैं। जापान की कैपिटल आप जानते हो। अभी अभी एक बुक लिखी गई, अब यहाँ से 29th जो जुलाई है उसके करंट अफेयर्स आपके स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 28 जुलाई खत्म हुई, 29 जुलाई स्टार्ट होती है। कौन सी ऐसी, मतलब ये जो किताब है ये किसने लिखी है? द इंडिया वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, बताइए। जयशंकर, एस जयशंकर, ठीक है। तो ये लिखी गई है ऑप्शन नंबर डी के द्वारा, यानी कि एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा ये बुक लिखी गई है। और क्या खास बात है इस किताब की, बताएंगे? स्पेशलिटी थोड़ी सी पता होनी चाहिए। खास बात ये है, आपको पता होगा कि एस जयशंकर एक टाइम पे आपके डिफेंस सेक्रेटरी थे, है ना। अभी तो ये समय आपके डिफेंस मिनिस्टर बन चुके हैं, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर बन चुके हैं, लेकिन एक टाइम पे ये आपके फॉरेन सेक्रेटरी थे,
जब मोदी गवर्नमेंट आई है अभी अभी, तो इनको तो तुरंत फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया, लेकिन जो पहले वाली सरकार थी उसमें ये क्या थे, उसमें ये विदेश सचिव थे, है ना, फॉरेन सेक्रेटरी थे। इस समय कौन है विदेश सचिव? इस समय फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, कौन बताएगा? सात आठ हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे होम सेक्रेटरी कौन है ना, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, हेल्थ सेक्रेटरी कौन है, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो इसमें आपसे पूछ रहा हूँ फॉरेन सेक्रेटरी कौन है इस समय। और मैंने एक वीडियो मतलब बनाई हुई है, वीडियो क्या स्लाइड्स बनाई हुई है, उसमें मैंने सबको कवर करा हुआ है। और अभी रिसेंटली जो है आयुष मंत्रालय में सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं, और एक और मिनिस्ट्री थी उसमें भी अपॉइंट हुए हैं अभी रिसेंटली, याद है? हर्षवर्धन श्रृंगला, मैं लिख देता हूँ नाम अगर आपको नहीं था, हर्षवर्धन, याद कर लीजिएगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिस्टर हर्षवर्धन जो श्रृंगला है, ये आपके इस समय फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और जयशंकर कौन है, ये आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, यानी कि विदेश मंत्री हैं, ठीक है। किताब के बारे में बताता हूँ। इन्होंने बोला है कि द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। इन्होंने ये बताया कि अभी तक हमसे पहले, मतलब मोदी गवर्नमेंट के आने से पहले जितने भी सरकारें रही सेंट्रल लेवल पे, तो उनकी विदेश नीति कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छी नहीं रही, खराब रही। और इन्होंने कुछ एक दो पॉइंट्स बहुत ज्यादा उठाए, जैसे 1947 का जो वॉर हो गया और उसके थ्रू इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, उसको भी इन्होंने हाईलाइट करा है। और ये बोला कि एक गलत, आप कह लीजिए, जो फॉरेन नीति है उसका एक ये मुजाहरा था यहाँ पर। और अगर ये चीज नहीं होती उस टाइम पे, नेहरू जी अगर ये काम नहीं करते, डिवाइड नहीं करते, तो आज हमारे पास इतनी ताकत थी कि हम पाकिस्तान को अपने पास ही रखते। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो इन्होंने इस बुक के अंदर डिस्कस करी हैं, और मुझे लगता है कि आगे जाके कंट्रोवर्शियल बुक होने वाली है ये। चलिए, ये कौन है? एस हुसैन जैदी। इन्होंने भी एक किताब लिखी, इसका नाम था द एंड बुक। ये भी राइटर हैं, इनकी किताब का नाम है द एंड बुक, एस हुसैन जैदी। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। 2 मिनट से कोई नहीं बोल रहा था, सिर्फ मैं बोल रहा था, मैंने कहा पूछ लें। जी, बलदेव सिंह कौन है? इन्होंने भी एक किताब लिखी। ये किताब इन्होंने पंजाबी में लिखी है, ठीक है। तो इस पंजाबी किताब को भी आपको पंजाबी में ही इसको प्रोनाउंस करना है। सूरज कदे मरदा नहीं, ठीक है, मतलब सूरज कभी मरता नहीं है, तो सूरज कदे मरदा नहीं, ये पंजाबी में है ये टाइटल इसका, ठीक है, सूरज कदे मरदा नहीं। इसके अलावा उर्जित पटेल ने भी एक किताब लिखी है। आप जानते हैं कि फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। इनकी किताब है ओवरड्राफ्ट, याद है ना, बहुत बार पढ़ाया आपको स्टार्टिंग में, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, सेविंग द इंडियन सेवर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये किताब लिखी है उर्जित पटेल ने, जो कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। पढ़े आगे। यस सर। नेक्स्ट करो। एक और डे आ गया, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, यानी कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाएंगे आप? 28 27th 28 to 27 मनाएंगे बताइए। 29 जुलाई। 29 जुलाई। और वैसे भी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था कि हम कब पढ़ रहे हैं 29 जुलाई के करंट अफेयर्स। 29 की तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये 29 नहीं है, 28 है, ठीक है, 28 जुलाई है। 29 जुलाई को तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या मनाते हैं। तो 28 जुलाई है आपका आंसर, ठीक है, 29 नहीं है, 28 जुलाई है। भले हम 29 के पढ़ रहे हैं, वही मैं कहना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि 29 में 28 रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखो थोड़ा सा। तो अब आपने 28 जुलाई के 2 दिन पढ़ लिए हैं। एक तो आपने ये पढ़ लिया वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, और इससे पहले वाले में क्या था 28 जुलाई में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, है ना। और 29 जुलाई को हम टाइगर पढ़ते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल टाइगर डे। हाँ, ये वर्ल्ड टाइगर्स डे हो जाएगा, जो कि 29 जुलाई को होगा, वो आपको बाद वाली में मिलेगा। तो 28 जुलाई हम देख रहे थे, वो आपको मिल गया, ठीक है। और बेसिकली आप जानते हो कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे में क्या होगा कि जो नेचर है हमें उसे कंजर्वेट करने की बात करनी है,
है ना। नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज हैं हमें उन्हें कहीं ना कहीं कंजर्व करना है, ठीक है, बस उसी की बात हो रही है। 29 जुलाई को क्या मनाएंगे आप? इंटरनेशनल टाइगर डे, ठीक है, बाकी तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। Who has become the new prime minister of Tunisia? ट्यूनीशिया के नए प्राइम मिनिस्टर Hichem बने। Mechichi. First option. ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर, यानी कि हिचम मचीची, ठीक है। तो ये आपके ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए। और अगर ये बन गए हैं तो फिर जरा ट्यूनीशिया के बारे में पहले बात कर लो जल्दी से। कैपिटल बताओ, कंट्री के साथ साथ उनकी कैपिटल याद करते चलिए, इसी में नाम में ही है इसकी कैपिटल। Tunis. ट्यूनीशिया है, ठीक है, ट्यूनीशिया इसकी कैपिटल है। और यहाँ पे भी चलता क्या है? दिनार, ठीक है, यहाँ पर भी दिनार ही चलता है, ये आप ध्यान रखो। अच्छा ये कौन है? ये जीन कोस्टिक्स, सॉरी जीन कोस्टिक्स, ये कौन है? तो ये अभी फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने थे ये, ठीक है, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं जीन कोस्टिक्स, ठीक है। इसके अलावा ये गुडनी जोहानसन, सभी बताया आपको, Iceland. आइसलैंड के नए, है ना, आइसलैंड के क्या बने थे ये? प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट, आइसलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है ना, आइसलैंड के प्रेसिडेंट हो गए ये। इसके अलावा ये भी आपको बताया अभी, माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने। अब आप देखो ये आपने ऑप्शन दो बार देख लिए, तो अब आपको ये सारे के सारे मेरे ख्याल याद हो गए होंगे, और अगर कोई ऑप्शन आपके सामने आता तो आप टिक कर ले जाओगे आई गेस, है ना। तो माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, और आइसलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं गुडनी जोहानसन, और जीन कोस्टिक्स बने हैं फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, और हिचम माचीची बने हैं आपके ट्यूनीशिया के। फ्रांस की कैपिटल आप जानते ही हो, पेरिस, जहाँ यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी है। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? आयरलैंड की क्या है? आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। और ये जो आइसलैंड है उसकी काफी थोड़ी प्रोनाउंस करने में मुश्किल होती है, मैं लिख रहा हूँ देखो, REY, ठीक है, के, ये के आपको पढ़ना नहीं है, ये के साइलेंट में जाएगा, JAVIK। तो रेज़विक, आपको पहले वाला के नहीं पढ़ना, तो रेज़विक जो है ये कैपिटल है आइसलैंड की, ठीक है। और आइसलैंड में चलता क्या है? क्रोना, यहाँ की जो करेंसी है वो क्रोना है, CRONA, क्रोना। और आयरलैंड में क्या चलता है? यहाँ पे पाउंड चलता है, ठीक है। और ऊपर अगर आप बात करोगे यहाँ पे तो पता ही होगा आपको, तो सभी को पता होगा यूरो चलता है ना, फ्रांस में यूरो चलता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आप लोगों के यहाँ से क्वेश्चन से जो बनेंगे। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अभी एक कंपटीशन लॉन्च करा गया है जिसका नाम है डेयर टू ड्रीम 2.0। DRDO ने लॉन्च करा है, ठीक है। 5th anniversary of APJ Abdul Kalam. तो बहुत एक महान शख्सियत भारत की, कलाम साहब। तो कलाम साहब की डेथ हुई, कब हुई थी डेथ? 27 जुलाई 2015। 3। तो 2015 को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत भारत ने खो दी, और कहीं ना कहीं शायद एक बहुत बड़ा योगदान इनका रहा जो शायद भुलाया नहीं जाएगा कभी। तो 27 जुलाई 2015 एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान की डेथ हुई। और आपको ये भी याद होगा कि इनकी डेथ कहाँ पर हुई थी? एक स्पीच दे रहे थे, अगर आपको याद हो तो, ईस्ट में जाके, IIM शिलोंग कॉलेज जी, IIM शिलोंग में, ठीक है, सिक्किम में, सिक्किम का जो IIM है वहाँ पे ये स्पीच दे रहे थे, और उसी के दौरान इनकी 27 जुलाई 2015 को इनकी डेथ हुई, ठीक है। और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, अगर आपको पता हो तो यहाँ से याद कर लीजिए। 11th प्रेसिडेंट थे ये भारत के, और इन्होंने जो सर्व करा है देश को वो 5 साल कौन से थे? 2002 से लेके 2007 तक, ठीक है। 2002 से लेकर 2007 तक इन्होंने भारत के राष्ट्रपति, 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला हुआ था। उसके बाद इनकी डेथ होती है 27 जुलाई 2015 को, ठीक है। क्या बोलते हैं इन्हें? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, है ना, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इन्हें बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनकी एक दो बुक्स हैं जो कि आप ध्यान रख सकते हो, जैसे विंग्स ऑफ फायर, नाम सुना है? यस सर। जब ये लिखी गई थी तो ये बहुत बार एग्जाम में, विंग्स ऑफ फायर। इवन मुझे लगता है कि SSC ही इसको कम से कम 2 बार तो पूछ चुका है, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर। इसके अलावा एक इनकी है इंडिया 2020, इंडिया 2020। हालांकि बुक्स तो बहुत सारी लिखी, जो फेमस है वो मैं लिख रहा हूँ। एक इनकी है इग्नाइटेड माइंड्स,
इग्नाइटेड माइंड्स, ये एक इनकी बुक है, ठीक है। और इसके अलावा इनको कई सारे अवार्ड्स भी दिए गए। और वैसे भी देखिए भारत की एक बहुत बड़ी शख्सियत रही है, तो इनको ऑफ कोर्स भारत रत्न तो मिलना जरूरी था। तो बताइए कब मिला इनको भारत रत्न? ये क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज अभी इनकी गई है पुण्यतिथि, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। भारत रत्न जो कि सबसे मोस्ट सिविलियन हाईएस्ट जो मोस्ट सिविलियन आप अवार्ड कह सकते हो भारत का, वो है ये भारत रत्न। कब मिला इन्हें? 1997 में मिला, ठीक है। इसके अलावा इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है और पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो नीचे पहले मैं लिख रहा हूँ पद्म भूषण, फिर मैं लिख रहा हूँ पद्म विभूषण, ठीक है। तो पद्म भूषण इनको मिला था 1981 में, 1981 में इनको पद्म भूषण मिला है और पद्म विभूषण इनको मिला है 1990 में, ठीक है। तो ये 3 अवार्ड जो हैं इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और IIM शिलोंग में इनकी डेथ होती है, ठीक। पैदा कब हुए हैं? पैदा भी अगर आपको करना है तो 15 अक्टूबर 1931 को पैदा हुए थे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो इनकी डेथ है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए, डीआरडीओ के बारे में हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, अगर आपको याद हो तो, है ना। आज रिवीजन नहीं करेंगे, लेकिन उम्मीद ये करूंगा कि आप लोग जरूर पढ़ोगे कि डीआरडीओ में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, है ना। यस सर। इसे बताओ डीआरडीओ के हेड कौन है इस समय? सतीश रेड्डी जी, सतीश रेड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अभी डीआरडीओ और नासा दोनों एक दिन है। हाँ, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अभी अभी फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम लॉन्च करी है? अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम तो मैंने आपको पढ़ाया था, एक बैंक है PNB। जिसने, सर PNB बैंक। पीएनबी में कौन कौन से 2 बैंक मर्ज हुए थे? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया। ठीक है। और अब वो सेकंड नंबर पे जो सबसे हाईएस्ट मोस्ट आप कह लीजिए इस समय पे पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो, पब्लिक सेक्टर बैंक, है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन है कि किसने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम लॉन्च करी अपने यहाँ पे? तमिलनाडु। नंबर इज तमिलनाडु। तो तमिलनाडु आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो तमिलनाडु आंसर है, तो तमिलनाडु के बारे में 1-2 बातें कर लेते हैं, है ना। तमिलनाडु के जल्दी से बताइए सीएम कौन है? तमिलनाडु के सीएम, अरे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको भी अवार्ड भी मिला एक कुछ टाइम पहले। सर पलानी स्वामी, कुछ ऐसा ही नाम है। एडापट्टी के पलानी स्वामी। अभी कोई कुछ बोल रहा था, क्या कह रहे थे दोस्त? बोलिए। सर पनेरे सेल्वम। पनीरा सिल्वा, पहली बात ऐसा तो कुछ है नहीं, पलानी स्वामी है अगर है तो। एडापट्टी के पलानी स्वामी, ठीक है। एडापट्टी के पलानी स्वामी, ठीक है, याद रहेगा। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखो। इसके अलावा तमिलनाडु में, अच्छा ये मैंने जो अभी आपको बताया ना एडापट्टी के पलानी स्वामी, ये क्यों न्यूज में थे मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इनको अभी अभी 2020 का, ठीक है, एक अवार्ड मिला, ठीक है। और इस अवार्ड का नाम पता है क्या है? ये शिकागो देती है, ठीक है। शिकागो जो अमेरिका में आपने सुना होगा ना, शिकागो एक जगह है। तो इनको अवार्ड दिया गया है पॉल हैरिस अवार्ड, पॉल हैरिस फेलो, ठीक है, 2020 डॉक्टरेट। ये अवार्ड इनको दिया गया है एडापट्टी के पलानी स्वामी को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, ठीक है। पॉल हैरिस फेलो 2020 डॉक्टरेट, ये क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने अपने यहाँ पे कोरोना में, जब कोरोना चल रहा था, अभी भी चल रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन जब बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशंस थी तो उस टाइम पे इन्होंने बहुत हेल्प करी अपने स्टेट के लोगों की, कई सारी स्कीम्स लॉन्च करी, ठीक है। और जो पैसा इन्होंने खर्च करा, तमिलनाडु सरकार का जो कोष है, ठीक है, वहाँ का जो भी रेवेन्यू इन्होंने खर्च करा है वो लोगों की भलाई के लिए करा है। बहुत सारे इन्होंने फ्री में कैंप लगाए जहाँ पे लोगों को खाना वगैरह दिया जाएगा, कई सारी किचन्स बनाई, है ना, जिनको ई किचन्स बोलते हैं, वो सब इन्होंने बनाई। तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है शिकागो के द्वारा, ठीक है। बेसिकली फाउंडेशन का नाम है रोटरी, मैं लिख देता हूँ, चलो, रोटरी फाउंडेशन ऑफ शिकागो, ठीक है। शिकागो की स्पेलिंग किससे सी से होती है ना, CHIGAO, शिकागो, GO CHICA, ठीक है। चलो, और तमिलनाडु में और क्या होगा?
ये तो मास्क वाला तो चलो आपने पढ़ ही लिया। अच्छा, अभी मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि एक रिपोर्ट आई थी CMFRI की, उसमें मछलियों के उत्पादन में भी सबसे पहले नंबर पे तमिलनाडु था, ठीक है ना। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, CMFRI, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसने भी ये बोला कि तमिलनाडु जो है वो मछली के उत्पादन में नंबर 1 है, यानी कि पिस्सीकल्चर में नंबर 1 है तमिलनाडु, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ग्लोबल लेवल पे कौन है? चाइना। अगर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आपसे पूछे सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन किस देश में होता है? चाइना में होता है। और चाइना के बाद, चलो मैं लिख लो, ये भी पूछा जा सकता है, चाइना में होता है। और चाइना के बाद अगर बात करें कहाँ पे होगा सेकंड नंबर पे? इंडोनेशिया, जो भी आप पढ़ के आए हो, है ना, इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया के बाद तीसरे नंबर पे अपने आप भारत में, और भारत में भी सबसे पहले नंबर पे कौन है? तमिलनाडु। और दूसरे नंबर पे गुजरात, तीसरे नंबर पे केरला। ये 3 आप याद रखोगे। और इसके अलावा इंडिया का सबसे पहला जो म्यूजिक आपका म्यूजियम है वो कहाँ पर बना? भारत का सबसे पहला संगीत संग्रहालय, लिख लो उसको भी, म्यूजिक, इंडिया का सबसे पहला म्यूजिक जो म्यूजियम है वो भी आपका तमिलनाडु में बना है, ठीक है, म्यूजिक म्यूजियम। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे तो, अच्छा, एक तमिलनाडु में एक नाम याद रखो, एक अपॉइंटमेंट है रूपा गुरुनाथ। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रूपा जो गुरुनाथ है ये तमिलनाडु जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसकी सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है, लिख लो इसको, तमिलनाडु जो क्रिकेट CRICKET, तमिलनाडु जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसकी सबसे पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है रूपा गुरुनाथ। इवन सिर्फ तमिलनाडु स्टेट की नहीं, अगर हम अपने यहाँ पे इंडिया में 28 राज्यों की बात करें तो 28 राज्यों के अपने अपने सभी राज्य का एक क्रिकेट एसोसिएशन है। तो हर एक क्रिकेट एसोसिएशन में अभी तक कोई भी महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी थी। तो जो ये तमिलनाडु की तो है ही है पहली, साथ ही साथ में पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्रिकेट एसोसिएशन की पहली फीमेल नहीं है। याद रहेगा, नाम है इनका रूपा गुरुनाथ, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। ओके, यस सर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज आप और याद रख सकते हो, एक टेंपल यहाँ पे काफी फेमस मैंने आपको बताया हुआ है, मीनाक्षी टेंपल, नाम सुना ना? मीनाक्षी और यस सर। शबरीमाला, दोनों टेंपल्स यहाँ के बहुत फेमस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who inaugurated the educational channel जिसका नाम है स्वयं प्रभा ऑनलाइन पोर्टल? ये एक एजुकेशनल चैनल है जिसको लॉन्च करा है, किसने लॉन्च करा है वो बताइए? स्वयं प्रभा ऑनलाइन, ये एक एजुकेशनल चैनल है, ये टेलीविजन पे इसका प्रसारण करा जाएगा, इसका ब्रॉडकास्ट टेलीविजन पे ही होगा, बताइए। नहीं पता? मध्य प्रदेश की नई गवर्नर, ठीक है, आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल ने ही ये काम शुरू करा है, और ये एक बेसिकली टेलीविजन पे आने वाला एक एजुकेशनल चैनल होगा जो कि पूरे दिन में सिर्फ 3 बार आएगा, यानी कि इसका जो ब्रॉडकास्ट होगा पूरे दिन में सिर्फ 3 बार होगा। कब कब होगा वो भी टाइम देख लीजिए, एक तो सुबह 8 बजे, उसके बाद 4 घंटे के बाद यानी कि 12 बजे, उसके बाद फिर 4 घंटे बाद यानी कि शाम को 4 बजे। तो 8 बजे, 12 बजे और 4 बजे ये प्रसारण होगा। और इसमें होगा क्या, इसमें लोगों को यानी कि जो छात्र हैं, ठीक है, बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं, उनको डिजिटल अवेयरनेस दी जाएगी, ठीक है। ये डिजिटल अवेयरनेस से रिलेटेड एक चैनल है जो कि आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर? डिजिटल अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम। यस सर। ये कौन है? फागू चौहान। आज आपको बहुत सारे गवर्नर बिहार के गवर्नर है फागू चौहान। धनखड़ साहब बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल के हैं धनखड़ साहब। और इसके अलावा नीचे वाले बता दीजिए, मतलब सिर्फ गुंजन जी आंसर करेंगे क्या आप? बाकी सब लोग कहाँ चले गए? त्रिपुरा के रमेश पेश। किरण जी 0 इसमें मैं। आपके तरफ से कोई आंसर क्यों नहीं आ रहा? मंजू जी भी आज शांत हैं, किरण जी भी शांत हैं। जरा मैं देख लूं जरा कितने प्राणी हमारे साथ हैं, कौन कौन है। जीके में मंजू को कुछ नहीं आता। सर हम 0 है यहाँ पे। जीके में नहीं आता। करिए 0 की वैल्यू, 0 जब आगे किसी नंबर के लगता है तब ये नंबर की वैल्यू बढ़ाता है, ये मत सोचिए।
कि मैं आपका समय किरण जी हैं, नितेश हैं, श्वेता हैं, अंश हैं, अरिंदम हैं, आयुषी हैं, भावना हैं, गुंजन हैं, हिना हैं, कोमल जी, मंजू जी, पूजा जी, रवलीन जी, सुनीता जी, प्रेमलता जी। प्रेमलता जी नमस्कार, बड़े दिनों बाद मिली आप। जाना आपने हमें प्रेमलता जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा ये त्रिपुरा के थे, रमेश है ना, बैस याद रखो। आगे चलो नेक्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन। Where was the meeting of the defense ministers of India and Indonesia held? अभी अभी भारत और इंडोनेशिया के जो दिल्ली में डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग सर हुई। दिल्ली में सर। दिल्ली में हुई, ठीक है। तो दिल्ली में हुई, और ये ऑफ कोर्स जब डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई है तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ राजनाथ सिंह। सिंह, ठीक है। और यहाँ के इंडोनेशिया के कौन है? शायद थोड़ा सा कठिन नाम हो जाएगा, याद करिए। इनका नाम है प्रबोवो, PRABOVO, प्रबोवो। इसके अलावा SUBIANTO, एक मिनट, ANTO, ठीक है। तो प्रबोवो सुबियांतो, ये इनका नाम है। थोड़ा अजीब सा नाम है, बट ये याद रखो, ये इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर है ना। और इंडोनेशिया की अभी आपको बताई थी कि कैपिटल क्या होगी नई? बोर्नियो आइलैंड, है ना। अच्छा अगर थोड़ा सा कठिन बनाए ना कभी क्वेश्चन को, तो आपसे ये पूछ सकता है कि बोर्नियो आइलैंड जो है वो कौन से प्रोविंस में है? तो याद रखिएगा कालीमंतन, KALI, कालीमंतन प्रोविंस है इंडोनेशिया का, वहां पे जगह है बोर्नियो, BORNIO, बोर्नियो आइलैंड। और ये नया कैपिटल बनने वाला है इंडोनेशिया का, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। कैपिटल तो जानते ही हो, है ना, बोर्नियो हो गई। अच्छा यहाँ पे एक हेडक्वार्टर भी है, पता आपको किसका? इंडोनेशिया में किसका हेडक्वार्टर है? ये क्वेश्चन है, चलिए होमवर्क। पुलिस का सर। किसका? इंटरपोल। भाई इंटरपोल सर। इंटरपोल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर एशियन, आशियान हाँ सर आशियान। आशियान जो कंट्रीज है उसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ पे। और जो आप बोल रहे हो ना इंटरपोल का बेटा फ्रांस में है, ठीक है, याद रखो। इंटरपोल का हेडक्वार्टर फ्रांस में। चलो, हु हैज बिकम द न्यू कमांडेंट ऑफ इंडियन नेवल एकेडमी? देखिए इंडियन नेवल चीफ की बात नहीं हो रही, कमांडेंट की बात हो रही है, वो भी भारतीय हम्पी होली। बगल में हिंदी किससे लिखी है मैंने? चलिए, तो MA हम्पी होली, ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। और ये कमांडेंट बने हैं नए, और ये 8th कमांडेंट है, अगर वैसे इतना डीप में नहीं पूछता, 8th कमांडेंट। और अच्छा इंडियन नेवी के हेड कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। और डे कब मनाते हैं नेवी डे? बताया हुआ है आपको? 4th और क्या? नवंबर सर 4 दिसंबर। नवंबर की दिसंबर? सर 4 दिसंबर। और आर्मी डे कब मनाते हैं फिर? सर 15 जनवरी। 15 जनवरी। और एयरफोर्स डे? सर 7 सितंबर। 7 सितंबर। जी। अच्छा ये कौन है? ये विवेक राम चौधरी। ये वेस्ट बंगाल, जैसे देखो इंडियन एयरफोर्स है ना, इंडियन एयरफोर्स के कई सारे आप कह लीजिए कमांड्स होती हैं, तो उसमें से एक कमांड है वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल जो एयरफोर्स कमांड है उसके हेड बने थे अभी अभी विवेक राम चौधरी, ठीक है। थोड़ा सा अपॉइंटमेंट ये इतना ज्यादा नहीं है आपके लिए इम्पोर्टेंट, लेकिन आप याद रखो ठीक है कि विवेक राम जो चौधरी है वो कौन हो जाएंगे बताइए? वेस्ट बंगाल में इंडियन एयरफोर्स का जो कमांड है उसके ये नए हेड बने हैं, ठीक है। ये तो बहुत बार बता दिया, जयंती श्रीनिवास, तो कई बार आपको ऑप्शन में मिलता होगा जब मैं आपको करंट अफेयर्स कराता हूँ। कौन है ये? IFSCA के हेड बने थे, और क्योंकि पहले बने थे इसलिए इम्पोर्टेंट है। IFSCA का फुल फॉर्म क्या था? इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटीज,
इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटीज, क्योंकि इसके पहले चेयरमैन बने हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये जयंती श्रीनिवास। और ये भाई साहब भी आपको पता होंगे, श्रीकांत माधव वैद्य। यस सर, IUCL ठीक है, IUCL के नए MD CEO बने। MD CEO है सर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 25 क्वेश्चन है, 20 हमने कर लिए, 5 और बचे। चलो जल्दी से। इंडिया हैज हैंडेड ओवर 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन्स। बांग्लादेश एंड सर, ब्रॉड गेज, बांग्लादेश। हाँ मतलब ब्रॉड गेज इंजन है ये, रेलवे इंजन्स ये इन्होंने दिए हैं भारत ने। ये दिए हैं किसको? बांग्लादेश। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और बांग्लादेश कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर हम बांग्लादेश से बना के रखेंगे तभी बे ऑफ बंगाल में हम बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। और बांग्लादेश इतना परेशान नहीं करता हमें जितना कहीं ना कहीं नेपाल इसमें कर रहा है, और आप कह लीजिए बाकी जो है जैसे चाइना वगैरह, पाकिस्तान वगैरह। चलो तो अब क्योंकि हम बांग्लादेश की बात कर, अच्छा ये बताओ ये क्या होता है, ये ब्रॉड गेज क्या होता है, पता है आपको? सर ये रेलवे लाइंस जैसे बिछाने के लिए, उनको अच्छी रेलवे वो करने के लिए। अच्छी रेलवे मतलब मेरा मन है मैं ब्रॉड सर गेज की रेल पूरी मार्ग रेलवे बनाऊंगा। सुधारने के लिए। देखो जैसे मान के चलो ये पटरी है, पटरी को रेल कहते हैं ना, तो इन दोनों के बीच में एक आपको ये वर्टिकल डिस्टेंस मिलेगी, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस होगी। वैसे आपको पता होगा कि आप इसको हॉरिजॉन्टल कहते हो, इसको वर्टिकल कहते हो, लेकिन नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये समझना है कि इसको हम वर्टिकल डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है ना दोनों के बीच में, ये 3 तरह से हो सकती है। एक गेज होता है उसको बोलते हैं ब्रॉड गेज। ठीक है, ब्रॉड गेज क्या होता है? जो कि 5 फीट का होता है और 6 इंच का होता है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस 5 फीट 6 इंच की है, तो वो ब्रॉड गेज है। जो आप नॉर्मल देखते हो, नॉर्मल जो आप देखते हो वो ब्रॉड गेज पे चलती है। मीटर गेज की बात करें तो मीटर गेज में क्या हो जाएगा, थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, 3 फीट और 3 इंच। ठीक है, ये होती है मीटर गेज। और एक और होती है जो पहाड़ों पे चलती है, छोटी सी और, है ना, वो क्या है, जो खिलौना गाड़ी वगैरह चलती है, आपने देखा होगा, वो नैरो गेज है। नैरो गेज का मतलब 2 फीट 6 इंच। ठीक है, तो ये आपके 3 तरह के गेज होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ब्रॉड गेज की, और ब्रॉड गेज में भी इन्होंने इतने दानी है ये कि इन्होंने 10 इंजन दे दिए हैं। ठीक है, बांग्लादेश को। अभी क्लियर हो गया ना आपको सभी को? ये लिख लीजिएगा, ये ब्रॉड गेज वगैरह कभी अगर रेलवे का एग्जाम दे तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है गेजेस वगैरह। चलो अच्छा, बांग्लादेश के बारे में 1-2 बातें बताओ। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। ढाका। PM शेख हसीना। एक हसीना। ठीक है, हसीना जी हैं ये। और प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद है सर। अब्दुल हामिद, है ना, अब्दुल हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। शेख हसीना यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, और ढाका यहाँ की कैपिटल है। अच्छा ये बताओ, जिस तरह से भी आपसे मैंने पूछा कि इंडोनेशिया में किसका हेडक्वार्टर है, तो आपने कहा कि आसियान का है, तो ऐसे ही बांग्लादेश में भी एक हेडक्वार्टर मिलेगा। शार्क का सर। शार्क का। सार्क का। तो फिर काठमांडू में किसका है? नेपाल के काठमांडू में किसका है? बिम्स्टेक का नाम सुना है? यस सर। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है यहाँ पे, याद रखिए। ठीक है, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा इसके अलावा एक क्वेश्चन और बताइए, बांग्लादेश की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी अभी हमारे जो राजदूत हैं, जो हमारे एम्बेसडर हैं, वो हमने नियुक्त करा, है ना। बांग्लादेश में हमारी तरफ से एम्बेसडर कौन है? ये भी रिसेंट की अपॉइंटमेंट है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो याद रखो विक्रम। ये विक्रम साराभाई नहीं है, विक्रम दुर्रई है। ठीक है, DURRAI, विक्रम दुर्रई। ठीक है, विक्रम दुर्रई स्वामी, ये इनका पूरा नाम है। तो ये बांग्लादेश में इंडिया की तरफ से एम्बेसडर है, यानी कि अपनी एम्बेसी वहां पर यही देखते हैं। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश के बारे में एक चीज और याद रखो कि सबसे पहले जो पासपोर्ट सुविधा है उसको किसने लॉन्च करा? पासपोर्ट सुविधा देने वाला सबसे पहला देश बांग्लादेश है। लेकिन हम बात कर रहे हैं साउथ एशिया की। ठीक है, कौन से एशिया की? साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में बांग्लादेश सबसे पहला ऐसा कंट्री है जिसने क्या करा है? पासपोर्ट सुविधा लॉन्च करी है। वे कौन इतनी तेज से सांसें ले रहा है? चलो, बांग्लादेश के साथ हम एक एक्सरसाइज भी करते हैं, बहुत बार एग्जाम में आती है, संप्रीति। संप्रीति। ठीक है, तो संप्रीति एक्सरसाइज हम इनके साथ करते हैं। और इस बार जो हमने करा था ना वो 9th एक्सरसाइज थी, 9th नंबर की, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, संप्रीति 9 हुई थी, और ये कहाँ हुई थी? तो मेघालय में हुई थी।
मेघालय के उमराई में। मेघालय के कहाँ पे? उमरोई। है ना जी, मेघालय के उमरोई में हुई थी। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और बांग्लादेश से क्या याद आता है? अच्छा, बांग्लादेश बना कब? 1971 में, है ना? ईस्टर्न पाकिस्तान हट गया। और मुझे समझ नहीं आता, मतलब डिवाइड भी करा पाकिस्तान को, देखो कितना बेकार करा, एक इस तरफ, फिर बीच में पूरा इंडिया, और फिर उधर ईस्ट में। क्या मतलब है यार? चलो क्या, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलो, विच बैंक ऑफ इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर स्टॉक? मैं आपको बताता हूँ हिंदी में कि क्या है ये। कौन सा ऐसा भारत का बैंक बन गया जिसका स्टॉक सबसे लोकप्रिय है? स्टॉक का मतलब समझते हो? ऐसा कहा जाता है स्टॉक में कि इस बैंक को अगर खरीद लिया जाए तो जो बैंक इस बैंक को खरीदेगी वो बैंक माला माल हो जाएगी। उसको हम स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि सबसे ज्यादा जो आप कह लो कि ये एडवाइस दी गई है कि किस बैंक को अगर कोई इंडियन बैंक खरीद लेती है तो वो और ज्यादा अच्छे से उसका पूरा का पूरा जो अंडरटेकिंग है पब्लिक सेक्टर में वो बढ़ जाए। ये है स्टॉक का। सर मैंने जानबूझ के म्यूट करा बिकॉज जिस पर्सन की आवाज आ रही थी वो कंटिन्यूअसली आ रही थी। हाँ, बोले क्या आंसर? फेडरल बैंक। फेडरल बैंक, आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक जो है इसके एसेट्स को देखते हुए, ठीक है, ये चीज बताई गई है कि आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छा बैंक है। ठीक है, और ये सेकंड नंबर पे आया है। और पहले नंबर पे कौन सी कंपनी है? तो पहले नंबर पे जो कंपनी है वो है अलीबाबा। अलीबाबा का नाम सुना होगा? अलीबाबा के एमडी सीईओ कौन है? जैक। अलीबाबा के एमडी सीईओ कौन है? अरे बहुत फेमस कंपनी है। तो अच्छा, अमेज़न के कौन है? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस, ठीक है जी हाँ। और फ्लिपकार्ट के कौन है? ये अभी कुछ टाइम पहले जब फ्लिपकार्ट आपने पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था। बताइए। इंडियन के अपने अपने इंडिया से ही हैं। कल्याण कृष्ण मूर्ति, याद रखो। और डैनियल साहब जो हैं वो अलीबाबा के। चलो खैर कोई नहीं। आईसीआईसीआई बैंक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप एक चीज यहाँ पे समझ लो, आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इसके हेड कौन है इस समय पे? एमडी सीईओ संदीप बख्शी। संदीप बख्शी। बीच में आपने कुछ टाइम पहले एक अपॉइंटमेंट सुनी होगी। अपॉइंटमेंट क्या फ्रॉड करा था चंदा कोचर ने, याद है? नहीं सुना, कोई बात नहीं। चलो, संदीप बख्शी इस समय इसके एमडी सीईओ हैं इस टाइम पे। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको? मुंबई में मिलेगा ना। मुंबई में हेडक्वार्टर है आपका संदीप, ये आईसीआईसीआई बैंक का। संदीप बख्शी इसके एमडी सीईओ हैं। और इसकी आपको टैगलाइन भी मैंने बताई थी, हम है ना ख्याल आप। हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, चलो। और आईसीआईसीआई के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि वॉइस बैंकिंग शुरू करने वाला सबसे पहला जो बैंक है वो यही बना था, वॉइस बैंकिंग करने वाला, है ना। और इसके अलावा वॉइस बैंकिंग के अलावा क्या था? वीडियो केवाईसी भी इसने शुरू करी थी, है ना। कि मतलब अगर आप केवाईसी कराना चाहते हैं तो वीडियो के थ्रू करा लीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। अगर कोई आपसे ये पूछे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू केवाईसी करने वाला सबसे पहला बैंक कौन बना था? देखो, आईसीआईसी ने भी वीडियो केवाईसी शुरू तो करी थी, लेकिन ये पहला बैंक नहीं था। मैं पूछ रहा हूँ वीडियो केवाईसी शुरू करने वाला सबसे पहला बैंक। इंडसइंड। कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, उदय कोटक इसके हेड है। कोटक महिंद्रा बैंक ये बना था सबसे पहला जिसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू करी थी। और मैंने आपको ये येस बैंक के बारे में बताया था अभी परसों कि एक मोबाइल वॉलेट था जिसका नाम क्या था? युवा पे, याद है? युवा पे जो मोबाइल वॉलेट है वो भी इन्होंने, डिजिटल वॉलेट है, ये इन्होंने लॉन्च करा था। और इंडसइंड बैंक क्यों आया था न्यूज में? क्योंकि इन्होंने मोबाइल पे करंट अकाउंट खोलने की सबसे पहले इन्होंने पहल करी। ये सबसे पहला करंट अकाउंट आप यहाँ पे खोल सकते हो। और फेडरल बैंक क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि इसके एमडी सीईओ आरबीआई ने दोबारा परमिशन दे दी थी, इसके एमडी सीईओ फिर से रीअपॉइंट हुए थे। उनका नाम क्या था? श्यामा श्रीनिवास।
श्यामा श्रीनिवास, ये आप ध्यान रखेंगे। बस तीनों बैंक हो गए, चलो आगे चलते हैं। वैसे बैंक मेरे ख्याल आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी तो शायद ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आई गेस, ऐसा मेरा मानना है। चलो कोविड-19 है, उसके चलते अभी अभी एक फिटनेस ड्राइव जो है वो लॉन्च करी गई है। तो ये फिटनेस ड्राइव किसने लॉन्च करी है वो बता दीजिए। यस, सही है क्या? यूके, ब्रिटेन। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने करी है, आप ध्यान रखो, ब्रिटेन आपका आंसर है। बाकी तो ब्रिटेन के बारे में आप जानते ही होंगे। अभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे जिनको कोरोना हो गया था, क्या नाम है उनका? बोरिस जॉनसन को। बोरिस कैपिटल भी जॉनसन। आप जानते हो, लंदन कहते हैं। करेंसी आपको अभी बताई थी मैंने, पाउंड स्टर्लिंग चलती है यहाँ पे, है ना? ओके। और भारत में, अच्छा ये बताओ, इंडिया की तरफ से ब्रिटेन में एम्बेसडर कौन है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अपॉइंटमेंट जब हुई तो ये फीमेल की अपॉइंटमेंट है, इसलिए गायत्री कुमार, ठीक है। तो गायत्री कुमार जो है वो इंडियन एम्बेसडर हैं ब्रिटेन के अंदर। और ब्रिटेन के इंडिया में कौन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इंडिया आए हुए थे अभी थोड़े टाइम पहले, मतलब लास्ट ईयर की बात है। फिलिप बार्टन का नाम सुना है? फिलिप बार्टन। तो फिलिप बार्टन जो है वो इंडिया आए थे, तो ये कौन थे? ये यूनाइटेड किंगडम के भारत में एम्बेसडर थे। और अब यहाँ भी एम्बेसी है तो यहाँ पे देखेंगे भी ऑफ कोर्स, यानी कि ब्रिटेन की एम्बेसी जो दिल्ली में है वहां पर अगर आप देखोगे तो फिलिप बार्टन वहां पर आपको मिल जाएंगे। कभी मनो मिलने का तो मिल लीजिएगा, ठीक है, अगर मिले तो। नेक्स्ट बताओ। Who has translated the rules of cricket into Hindi? लिख के ले लो, जरूर आएगा। क्रिकेट की जो शब्दावली है, जो नियमावली है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करा गया है। यानी कि अगर कभी आप देखो तो एक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का आपने नाम सुना होगा, तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो वहां पर अब आपको क्रिकेट के जो पूरे के पूरे रूल्स हैं वो हिंदी में भी मिल जाएंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किसने भैया ये इतना बड़ा काम कर दिया? बोलिए राजीव रिसोडकर जी, राजीव रिसोडकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। तो राजीव साहब ने ये काम करा है। और क्योंकि अभी ये आज ही का अपॉइंटमेंट है, मतलब अपॉइंटमेंट कह रहे हैं, आज ही का ये करंट है, तो याद भी रखिए इसको आज की डेट में। और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखो कि राजीव जो रिसोडकर हैं ये आपके बीसीसीआई के पूर्व अंपायर भी रह चुके हैं, है ना? बीसीसीआई के अंपायर भी रह चुके हैं ये पूर्व, तो उन्होंने ये पूरा काम करा, ठीक है। इसके अलावा शशांक मनोहर की बात करें, अच्छा ये तो क्लियर हो गया ना, राजीव रिसोडकर बीसीसीआई के पूर्व, हाँ पूर्व ये अंपायर रह चुके हैं। और शशांक मनोहर कौन थे? आईसीआईसीआई के, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट नहीं, है। बीसीसीआई नहीं, आईसीआईसीआई, आईसीसी है, सॉरी आईसीआईसीआई कह रहा हूँ, आईसीसी, आईसीसी। हाँ आईसीसी के ये कौन थे? चेयरमैन थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था अभी, है ना? ये आईसीसी के चेयरमैन थे मनोहर साहब, तो इन्होंने क्या करा था? इस्तीफा दे दिया था। ऐसे ही ये कौन है? आपके हेमंग अमीन। आपको अगर पता हो तो जैसे बीसीसीआई है तो बीसीसीआई के सीईओ भी एक पद होता है। इस समय बीसीसीआई के सीईओ कौन है? सौरव गांगुली। सौरभ गांगुली। तो चेयरमैन कौन है और सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी तो आपको पता होगा, जय शाह। जय शाह, ठीक है, अमित शाह के बेटे हैं ये जय शाह, है ना? और हम बात कर रहे हैं अब सीईओ कौन हो गए, सॉरी चेयरपर्सन कौन हो गए आपके? सौरभ गांगुली जी। सीईओ की बात हो रही है, बीसीसीआई के सीईओ। चलो ये राहुल जौहरी थे अभी तक, लेकिन राहुल जौहरी ने अभी अभी इस्तीफा दे दिया, ठीक है। और बीसीसीआई ने इनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया। और इस समय पे जो सीईओ हैं इंटरिम, यानी कि टेम्परेरी बेसिस पे, वो बने हैं हेमंग अमीन,
ठीक है। तो हेमंत अमीन इस समय इंटरिम सीईओ हैं बीसीसीआई के, ये चीज आप ध्यान रखो। और ऐसे ही रविंद्र जडेजा का नाम भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, बिकॉज मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे वो कौन थे, याद है? श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, याद है? लेकिन सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें, और मतलब सॉरी इंडिया में अगर हम नंबर 1 पे बात करें तो इंडिया में रविंद्र जडेजा हैं, जो कि विजडन जो क्रिकेट की एक मैगजीन है उसने जब ये डाटा निकाला तो रविंद्र जडेजा को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ 2020 डिक्लेयर किया, ठीक है। और वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो किसको करा था? मुथैया मुरलीधरन को, उनके बेस्ट जो भी कंट्रीब्यूशन उनका है क्रिकेट में उसको लेकर। क्लियर हो गया सारे पॉइंट्स? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट देखो। Which state will host the 4th edition of Khelo India Youth Games? एक क्वेश्चन हरियाणा। रिवीजन का डाला मैंने। हाँ, ये हरियाणा। क्वेश्चन आप Yes, पढ़ चुके हैं हरियाणा। ना? हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा आपका आंसर हो जाएगा। मनोहर लाल खट्टर यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर कौन है हरियाणा के? गवर्नर ऑफ हरियाणा कौन है? आज तो बहुत गवर्नर याद कर लिए। सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, याद रखिए, सत्यदेव नारायण आर्य। चलो खत्म करते हैं। और 25 क्वेश्चन आपके हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सेशन एंजॉय करा होगा, है ना? और प्लीज कोशिश करिएगा कि 28 और 29 जुलाई के करंट अफेयर अब आपके पास हैं आज, ठीक है। और अगर आज आप सोने से पहले एक बार ये सारे के सारे रिवीजन कर लें, ये क्योंकि ये पीडीएफ आपको ग्रुप में अभी दे दी जाएगी, आज वाली ये वाली पीडीएफ भी, और कल वाली जो पीडीएफ है जो हमने 23 जुलाई के करंट अफेयर हमने आपको उस दिन लास्ट टाइम करवाए थे, तो 23 जुलाई के शॉर्ट नोट्स जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी मैंने आपको दे दिए ग्रुप में, और इसकी पीडीएफ नहीं दी थी, ये पीडीएफ प्लस ये वाली 28 और 29 जुलाई की पीडीएफ ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद 30 और 31 जब हो जाएगा तो उसकी भी ऐसे ही करंट अफेयर बना के उसकी पीडीएफ भी आपको दे देंगे, ठीक है भाई। तो कोशिश करो कि डेली एटलीस्ट रिवीजन करते हुए चलना, ओके? यस सर। Yes, किसी sir. को कुछ कहना है? नो सर। नो सर। उम्मीद करता हूँ आपकी नॉलेज में आज फिर से कुछ इजाफा हुआ होगा थोड़ा बहुत, जी सर। है ना? चलो एक क्वेश्चन दूं मैं आपको, यस सर। करके आइएगा। अभी आपने रिसेंटली नाम सुना था ब्रिटेन, है ना, यूके, ये सब चीजें। अगर आपको पता हो तो टेक्निकल लेवल पे इनमें डिफरेंस होता है। कब हम लंदन बोलते हैं, कब हम ब्रिटेन कहते हैं, कब हम यूके कहते हैं, किस में हम वेल्स को मिलाते हैं, किस में हम वेल्स को नहीं मिलाते, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा तो आप समझ जाओगे कि अगर कभी लंदन की बात है तो लंदन क्या है, ठीक है, ब्रिटेन की बात है तो ब्रिटेन क्या है, और यूके की बात है तो यूके क्या है, ठीक है ना? तो आपका क्वेश्चन ये मतलब ये होमवर्क होगा कि डिफरेंस थोड़ा पता करके आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे, ओके? ओके सर। चलिए बाय बाय, गुड लक, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। ओके, माय प्लेजर। आप लोग लीव कर सकते हैं।